खाली बॉल डाल रहा हूँ, ठीक है, देखते कितने लोग कैच कर पाते हैं। करना ही करना है, कुछ भी करो भाई, तुम कुएं में जाके गिरो, अपना सर दीवार पे पटको, कुछ भी करो, पर ये 2 थ्योरम करके ही जाना। पर 99% मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि 25 में ये आया है, तो मे भी चांसेस है कि 26 में एंगल वाला वो थ्योरम दे दे। गाय के ऊपर निबंध लिखो तो मैं बहुत लिखते, बिल्कुल वैसे थोड़ा सा मेकअप कर लेना। असली मसाला तो ये है, मेजोरिटी चीजें काटने के लिए तो की जाती है ना। इसको मेरे को लगा बच्चे ने दिमाग से याद किया होगा ये वाला फॉर्मूला, फिर इसने फॉर्मूला याद रखा होगा sin थीटा इक्वल्स टू cos पाई, जबकि याद रख कुछ नहीं किया। और इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस बात से खुश होना है कि भगवान धन्यवाद कि चलो कैसे तो ला रहे हैं जीरो करके, जीरो को जेड बोल दिया। न करने के तो बहुत सारे बहाने होते हैं, करने का एक बहाना तो सोचो। थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो का सेशन है उसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, कोरोलरीज है, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज समझेगा, मजा आएगा आज के लेक्चर में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड थ्योरम, जिसमें से सबसे पहला थ्योरम है साइन रूल। साइन रूल का कैसे प्रूफ है वो ध्यान से समझना। इसमें बोला जाता है आपको कि इन ट्रायंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशन। यूजुअल नोटेशन का मतलब होता है कि चैप्टर के दौरान जो आपको बताया जाता है कि कैपिटल एबीसी एंगल्स होते हैं, छोटे वाले एबीसी जो है वो साइड्स होते हैं, उसी को विथ यूजुअल नोटेशन बोलते हैं। हमें प्रूफ करना है कि a अपॉन साइन है, b अपॉन साइन सी, c अपॉन साइन सी इक्वल्स टू ट्वाइस r। इसमें r का मतलब रेडियस है, ऐसा उनका बोलना है। अब इस थ्योरम को हम दो पार्ट में प्रूफ करेंगे। सबसे पहला पार्ट रहेगा, जो भी प्रूफ रहेगा उसे दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहले हम टू प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो ये जो तीन लोग हैं, पहले इसका प्रूफ करेंगे और फिर सेकंड पार्ट में 2r वाला हिस्सा प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो a अपॉन साइन a है वो बराबर आएगा b अपॉन साइन b के, और वो बराबर आना चाहिए c अपॉन साइन c के, ठीक है। पहले ये वाला चीज प्रूफ करेंगे। अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं, तो इसका जो भी प्रूफ है, तो साइन रूल का प्रूफ आप पेपर में कैसे याद रखोगे, तो याद रखना जो भी साइन रूल का प्रूफ है वो होता है बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये डायलॉग याद रखना पेपर में कि साइन रूल का जो प्रूफ है वो हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल की मदद से करते हैं। तो ये जो की पॉइंट्स है ना, वो की पॉइंट्स याद रखना। मतलब मैं क्या करा करता था, जब थ्योरम्स वगैरह आते थे, पूरा स्टेटमेंट थोड़ी ना याद रहता है, रट्टा थोड़ी मार रहे, तो उस केस में मैं क्या करता था, मेन शब्द याद। अच्छा, साइन रूल का जो प्रूफ है ना वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से होता है, कोसाइन रूल का जो प्रूफ है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से होता है, और प्रोजेक्शन रूल का जो प्रूफ है वो कोसाइन। तो मेन जो डायलॉग है ना, बस वो डायलॉग याद रखना, तो आपको पेपर में क्लिक करेगा कि अच्छा इसको कैसे प्रूफ करना है। तो साइन रूल का प्रूफ किससे होता है, बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल से कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से समझना। पहली चीज, फर्स्ट पार्ट में हम ये वाली चीज प्रूफ करने वाले हैं। इसमें कौन क्या है वो हम बता देते हैं कि सपोज करते ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। जानबूझ के इक्विलैटरल नहीं बनाया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल ही हो। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। जो ए के अपोजिट वाला होता है उसे स्मॉल ए बोलते हैं, जो बी के अपोजिट में होता है उसे स्मॉल बी बोलते हैं, और जो सी के अपोजिट में होता है उसे स्मॉल सी बोलते हैं। ये जो लिखा है ना, इसी को यूजुअल नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। यूजुअल नोटेशन का मतलब वही एंगल साइड्स वगैरह जो आपने बोला वो। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालो, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा। वो क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। अब इसमें तो बेस कौन है, ये बेस है, हाइट तो पता नहीं है, तो हाइट अपन कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और इसे मान लेंगे h, इसे मान लेना h। और मुझे बेस चाहिए और हाइट चाहिए। अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हो तो हाइट निकालनी पड़ेगी। इसे फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। तो फॉर हाइट, अगर मुझे हाइट निकालना है, क्योंकि बेस तो पता है, बेस जो है वो BC यानी कि A है, हाइट तो मैंने अपने मर्जी से लिया ना। अभी हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हाइट निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेंगे। साइन रूल चल रहा है तो साइन वाली ही ट्रिग्नोमेट्री लेना, ये वाला एंगल, ठीक है, साइन B के ऊपर। हाइट निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, साइन B निकालूंगा। मुझे पता है साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर। अच्छा, साइन जैसे का वैसे एंगल कौन सा ले रहा हूं, तो एंगल जानबूझ के B ले रहा हूं, इज इक्वल्स टू अपोजिट। अब आप B की नजर से देखो, B की नजर से अपोजिट में क्रम है, अपोजिट में H है, तो अपोजिट में H है,
और हाइपोटेनियस कौन है, तो ये वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन है, ये अगर 90 है तो अपोजिट तो ये सॉरी ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, सॉरी ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस के नाम पे कौन आ जाएगा, सी। बी के अपोजिट में एच है और हाइपोटेनियस में कौन है, सी है, इसलिए हाइपोटेनियस में सी लिखा। मुझे चाहिए क्या, मुझे तो हाइट चाहिए, तो सी को इधर भेजो, तो सी साइन बी इज इक्वल्स टू हाइट। तो मेरे पास हाइट आ गई। और हाइट क्यों निकाली, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल में बेस पता था, हाइट पता नहीं था, ठीक है, इसलिए। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे, अब अगर आप इक्वेशन 1 में रखोगे तो नाउ जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है वो क्या बनेगा, फर्स्ट वाला इक्वेशन बनेगा कि जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो मेरे पास आएगा हाफ जैसे का वैसे। बेस के नाम पे कौन है, बेस कौन है, बेस तो ए है, बेस तो ए है। और हाइट कौन है, हाइट मतलब तो ये निकाला सी साइन बी, क्या आ जाएगा सी साइन बी। ये कौन है, ये अपना बेस है, ये कौन है, ये अपनी हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। फिर इसमें एक और चीज निकल कर आते हैं कि सर आपने ए को हाइट माना, सॉरी इसको आपने बेस माना था, इसको बेस माना था, और ये बेस क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे बीसी है। अब जरूर थोड़ी कि हर क्वेश्चन में बी और सी नीचे ही रहेंगे, इन्होंने क्या ठेका थोड़ी लेके रखा है कि हम दोनों ही नीचे रहेंगे करके, ए हमेशा ऊपर ही रहेगा करके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसी को बेस बनने का मौका मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस बार मैंने एंगल बी लिया था, अगर मैं ट्रायंगल को मूव करता तो कभी सी भी यहाँ पे आ सकता है, ए भी यहाँ पे आ सकता है, तो एंगल तो कोई भी बन सकता है ना भाई। अब ये जब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला तो एंगल कौन बना, बी एंगल बना। तो एंगल बनने का मौका जरूर है कि बी को ही मिले, वो ए को भी मिल सकता है, सी को भी मिल सकता है। तो आप थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करना, अगर बी को एंगल बनने का मौका मिला तो फॉर्मूला है हाफ ए सी साइन बी। अगर मुझे बताओ अगर मौका मिलता बी की जगह पे ए को, अगर मौका मिलता बी की जगह पे अगर ए को मौका मिलता तो फिर फॉर्मूला क्या बनता, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता हाफ। अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए सी लिखा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा बी और सी। और फिर अगर सर हमने एंगल अगर ले रहे थे ए ले लिया बी ले लिया तो बचा कौन, सी। अगर एंगल सी बनता तो फिर फॉर्मूला क्या बनता, तो बनता हाफ, सी है तो यहाँ पे बनता ए बी। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल सिर्फ ये एक लौता फॉर्मूला नहीं बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप बेस किसे ले रहे हो, और बेस तीनों सिनेरियो में अलग अलग हो सकता है। और यहाँ पे भी क्या है, ये भी कौन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। और ये दोनों कैसे है, ये सिमिलरली करके लिखा, सिमिलरली, ऐसे सिमिलरली करके लिखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों अगर एक ही चीज रिप्रेजेंट करिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड देखो ना, लेफ्ट साइड अगर सेम है तो राइट साइड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम रहेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, अगर राइट हैंड साइड लिखूं तो हाफ, पहले ए वाले को लिख लेते हैं, हाफ बी सी साइन ए, ये बराबर रहेगा हाफ ए सी साइन बी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी। तीनों एक ही चीज रिप्रेजेंट करे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तीनों भले ही दिखने में अलग अलग हो पर तीनों एक ही चीज बता रहे तो तीनों इक्वल रहेंगे, लेफ्ट हैंड सेम इसलिए राइट हैंड साइड से। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, आंसर लाने के लिए क्या करना है, डिवाइड बाय एबीसी। अब आपको बस एबीसी से डिवाइड करना है, हाफ 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 तो इधर ही कैंसिल आउट हो गए। अगर आप एबीसी से डिवाइड करते हो तो गौर से देखना, अगर इसको एबीसी से किया तो बीसी बीसी कट गया तो बचा कौन, ए। बीसी बीसी कट गया तो बचा कौन, ए बचा। तो ये लिखा है साइन ए डिवाइडेड बाय ए। अगर एसी एसी कट गया तो साइन बी डिवाइडेड बाय बी। और अगर ए बी कट गया तो बचा कौन, सी। तो ये बनेगा साइन सी अपॉन सी। बस इनको पलट दो, इनको पलटा तो ये भी पलटेगा, ये भी पलटेगा, तो आ जाएगा ए अपॉन साइन ए, जैसे आपके दोस्त पलट रहे, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो इनको ऐसे पलट दिए, ठीक है, बस ये अपना प्रूफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप साइन रूल का प्रूफ कर सकते हो, बहुत सिंपल है और एकदम सिंपल लैंग्वेज मैंने लिख के दिया। पहले ट्रायंगल कंसीडर करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाना है, बेस आपको पता रहेगा, बेस कभी ए बन सकता है, बेस कभी बी बन सकता है, बेस कभी सी बन सकता है, तो कोई भी एक फॉर्मूला डिराइव करना, बाकी पैटर्न ऑब्जर्व करना। अब बेस कैसे निकालेंगे, तो बेस तो डायरेक्टली पता है ए, हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। हाइट कैसे निकालते, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाना, साइन थीटा मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल कौन सा लिया, तो बी लिया। अगर एंगल बी लेते हो तो अपोजिट, बी के अपोजिट में एच था और हाइपोटेनियस के नाम पे 90 डिग्री के अपोजिट में सी था, इसलिए सी लिखा। इसमें से एच चाहिए, सी को इधर भेजा, हाइट मिल गई, जो भी हाइट मिल गई वो इसमें रख दो।
हाइट रख दी, ये बेस और ये हाइट, ये अपना बेस है और ये कौन है, अपनी हाइट है। बस इसमें रख दिया, फॉर्मूले में रखा, फिर पैटर्न ऑब्जर्व किया। अच्छा बी को मौका मिला तो ए को भी मिल सकता है, सी को भी मिल सकता है, बी रहा तो ए सी, ए रहा तो बी सी, सी रहा तो ए बी। और तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, मतलब लेफ्ट साइड सेम तो राइट हैंड साइड भी सेम। राइट हैंड साइड इक्वल ले लिया, हाफ 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 कैंसल, सबको ए बी सी से डिवाइड किया, बी सी पी सी कट गया तो ए बचा, ए सी कट गया तो बी बचा, ए बी कट गया तो सी बचा। फिर इसको इन्वर्ट इंडो किया, उल्टा किया तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब वो 2R वाली चीज देखते हैं, सेकेंड पार्ट वाली। ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। कोशिश करना कि जब आप लिखते हो ना तो एक बार पहले समझ लो एंड फिर अपने मन से करने की कोशिश करना। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसमें अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा कि नाउ वी हैव टू प्रूव। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, वो रेडियस वाली चीज लानी है। मतलब ये तीनों तो मैंने ला लिए थे, 2R के बराबर लाना था। जितने भी रेशियोज आए हैं इनका आंसर 2R लाना है। तो मैं लिखूंगा नाउ वी हैव टू प्रूव ईच रेशियो, जो भी मैंने रेशियोज निकाले a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन सी, c अपॉन साइन सी, वो किसके बराबर आने चाहिए, वो 2R के बराबर लाने। और 2 मतलब रेडियस है, ये सरकम रेडियस है, तो हमें सरकम रेडियस बनाना पड़ेगा। तो एक डायग्राम बना लेता हूं, ये मैं सर्कल बना लेता हूं, ठीक है। एंड देन कोई भी एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। और इसका सेंटर यहां पे ले लेते हैं, ये a है, ये B है और ये C है, ठीक है। मुझे पता है A के अपोजिट वाली साइड को A बोलना है, B के अपोजिट वाली साइड को B बोलना है, C के अपोजिट वाली साइड को C बोलना है, ठीक है। वो आप दिमाग में रखना। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अगर आप गौर करोगे, उन्होंने बोला 2R के बराबर लो। आपको पता है ये 2R क्या चीज है, 2R और कुछ नहीं, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और 2 टाइम्स ऑफ रेडियस तो डायमीटर होता है। अच्छा, इसका मतलब वो रेडियस की बात ही नहीं कर रहे थे, रेडियस तो बस लिखा है, असल में तो वो डायमीटर है ना। मतलब मुझे डायमीटर के बराबर लाना है, 2R का मतलब तो होगा डायमीटर, लेकिन यहाँ पे तो डायमीटर है ही नहीं, तो इसका मतलब मुझे पहले डायमीटर बनाना चाहिए। तो डायमीटर कैसे बनाओ, तो किसी भी एक पॉइंट से ले सकते हो। अगर आप ए से डायमीटर बनाते हो तो डायमीटर कुछ ऐसी बनेगी, ये कौन, इसको मान लेंगे सेंटर, ये अपना सेंटर है, ये अपना सेंटर है जिसे ओ नाम दे देंगे। तो ये मैंने डायमीटर बने डॉट डॉट करके, और ये वाला एक जो नया पॉइंट यहाँ पे बना सर्कमफरेंस को, उसको पी बोल देना और पी और सी को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पी और सी को ज्वाइन करने के बाद यहां तक तो हम पहुंच गए। यहाँ पे एपी जो है वो डायमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर AP इज इक्वल्स टू डायमीटर, ये डायमीटर है, ठीक है। AP जो है वो कौन है, वो डायमीटर। और डायमीटर किसके बराबर होती है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होती है। डायमीटर तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नया पॉइंट मिला P, यहाँ पे ये भी लिखूंगा कि ज्वाइन PC, P और C को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब ये जो भी खुलासा हो रहा है, ये जो कुछ भी हम प्रूफ वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, इसमें 2R आ गया और ज्वाइन, मैंने PC को ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप अटक जाओगे, ठीक है। तो जब आप अटकते हो तो अब एक इंसान को बुलाना, एक इंसान आपका काम करके देगा, और उस इंसान का नाम है ACP प्रत्युमंद। ये ACP प्रत्युमंद कौन है, मैं आपको दिखा सकता हूं, इन ट्रायंगल ACP, दिखा आपको ACP, ये वाला ACP है ना। और ये ACP वाले ट्रायंगल की खास बात यह है कि इसमें जो एंगल C है वो 90 डिग्री रहेगा। ऐसे कैसे 90 डिग्री रहेगा, ये वाला एंगल, ये वाला, ये 90 रहेगा, क्योंकि आपको पता है डायमीटर के अलोंग बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ये याद रखना। डायमीटर के अलोंग बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो 3 लोग आ जाएंगे, कौन कौन से, अब 90 डिग्री के अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और साइन रूल पढ़ रहे तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा। अब साइन थीटा किस पे लगाओ, तो वही लिख रहे तो वापस से, मुझे पता है साइन थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप मुझे बताओ साइन थीटा में अब थीटा किसको लूं, मतलब एंगल बनने का मौका किसको दूं। ए बी सी को तो पहले वाले सिनेरियो में मिल गया था, पार्ट 1 में मौका मिल गया था। अब नया मेहमान P आया तो P को मौका दे देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन P। मैंने P को मौका दिया, एंगल बनने का मौका P को। अब आपको P के नजर से बताना है, P के नजर से बताना है कि कौन अपोजिट है, कौन हाइपोटेनियस है। तो मुझे दिखेगा, अच्छा P के नजर में अपोजिट में कौन है, AC अपोजिट में कौन है, AC, तो अपोजिट में है AC। हाइपोटेनियस में कौन है, हाइपोटेनियस तो 90 के अपोजिट वाला होता है, 90 के अपोजिट वाला, तो वो है AP, ये आ जाएगा AP, ठीक है। अब आप गौर से देखना, ये साइन जैसे का वैसे, जैसे P आया, P को धक्के मार के बाहर निकालेगा B बोलेगा, मतलब B बोलेगा कि P की जगह पे मैं आऊंगा,
ये जो p है अपना असली रूप दिखाएगा, b बन जाएगा। ये कैसे पी बी कैसे बन गया, पी बी कैसे बन गया? तो पी बी इसलिए बना क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पी ने, ध्यान से देखना भाई, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये पी था, पी ने जिस आर्क को बनाया, इस आर्क को बनाने का नाम एसी है। देखो पी ने एसी नाम के आर्क को बनाया और इसी आर्क को बनाने वाला बी भी है। ध्यान में देखो, पी ने जिस आर्क को बनाया एसी को, इसी एसी को बनाने वाला बी भी है। तो बी बोलेगा ना भाई मैं भी वही आर्क बना रहा हूं जो है आर्क पी बना रहा है। और हम सर्कल नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं 10th क्लास में, जो कि ऑब्वियस सी बात है मोस्ट ऑफ द बच्चे भूल जाते हैं। बस अभी याद रखना कि कोई भी दो अलग अलग एंगल अगर सेम आर्क बनाते हो, दो अलग अलग एंगल अगर सेम आर्क बनाते हो तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आर्क सेम है तो एंगल सेम रहेगा, इसलिए मैंने आर्क सेम है तो पी की जगह पे बी लिखा। और पी की जगह बी क्यों लिखा? क्योंकि आर्क जो है सेम आर्क इंस्क्राइब्ड सेम आर्क, क्योंकि सेम आर्क बना रहे हैं इसलिए मैंने पी की जगह पे बी लिखा है। तीनों अपने अपने रूप बदलेंगे, पी ने अपना रूप बदल दिया, अब एसी भी अपना असली रूप दिखाएगा। एसी क्या है? अगर आप एसी को गौर से देखोगे तो एसी बोलेगा मैं एसी तो बाद में हूं, पहले तो बी का अपोजिट हूं। और आपको पता है एसी का मतलब बी के अपोजिट वाला, जो भी बी के अपोजिट होता है उसे स्मॉल बी बोलते हैं। ये तो पहले ही दिखा दिया था। ये छोटे वाले एबीसी कौन होते हैं? ए मतलब बीसी का अपोजिट, बी मतलब एसी का अपोजिट और सी मतलब ए बी का अपोजिट। तो इसका मतलब ये जो एसी है ये तो बी है, एसी मतलब कौन आ जाएगा? बी। ये तो ट्रायंगल के हिसाब से लिखा। और एपी क्या है? एपी, ए से लेके पी तक यहीं पे लिखा है। एपी का मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब आगे क्या? आगे कुछ नहीं, 2r को इधर लिखो, साइन बी को इधर लिखो, तो आपको दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ r, ये बराबर आएगा b अपॉन साइन बी के। क्या क्या? साइन बी को इधर भेजा, 2r को इधर भेजा। अब आगे क्या करो? अब अगर आप ध्यान से देखोगे b अपॉन साइन बी 2r के बराबर है। ये तीनों पहले ही इक्वल थे, ये बोल रहा है कि मैं 2r के बराबर हूं। अगर ये 2r के बराबर है और ये तीनों इक्वल चीज है तो सारे के सारे 2r के बराबर होंगे ना। जैसे ग्रुप में अगर 3-4 लोग हैं और 3-4 लोगों में एक भी अगर जुआ खेलते हुए पकड़ा गया तो क्या उसी को थोड़ी ना पकड़ता है? ग्रुप में आप बैठे हो तो सबको पकड़ा जाता है। तो बिल्कुल सेम ही है कि अगर एक कैंडिडेट भी 2r के बराबर है तो सबके सब 2r के बराबर रहेंगे कि ये आपस में इक्वल थे। इसलिए मैं बोलूंगा कि देखो b अपॉन साइन बी अगर 2r के बराबर है, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा हेंस, इसका मतलब हुआ कि हर एक रेशो जो है a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, ये 2r के बराबर रहेगा। क्योंकि ये 2r के बराबर है तो सब 2r के बराबर रहेंगे। और फिर इज्जत के साथ अपन लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? बस इसको आप लिख लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजा आएगा थ्योरम पे इसमें, है ना। बहुत नए नए कंसेप्ट आप सीखने वाले हो। अगले थ्योरम के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में क्या बोला जाता है? सेम, ये मटेरियल तो सेम ही है, विथ यूजुअल नोटेशन ही है कि कैपिटल एबीसी एंगल्स होते हैं, छोटे वाले एबीसी साइड्स होते हैं, है ना। और आपको प्रूफ करना है कि ये इसको कोसाइन रूल बोलते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos है। तीन में से कोई भी एक आपको पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा फेमस ये ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले का प्रूफ मैं बताऊंगा। तीनों के प्रूफ सिमिलर ही है, कैसे करना उसका भी आइडिया दे दूंगा। अब बस ये पहला वाला ध्यान से समझिएगा, तीन में से कोई भी आपको एक पूछा जा सकता है। कभी कभार ऐसा भी होगा कि ऐसा स्टेटमेंट न लिखते हुए वो ऐसा भी लिख के दे सकते हैं। कैसे? कि cos a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ऐसा भी लिखा जोखा हो सकता है। एक तो ऐसे लिख के रहेंगे ना, तो ऐसा लिख के रखेंगे, दोनों एक ही चीज है। बस शफल वफल करोगे तो यही आता है। शफल मतलब इसको माइनस में लेके जाओ, डिवाइड में लेके जाओ, तो ऐसे ही है। तीन में से कोई भी एक प्रूफ आपको पूछ सकते हैं, तो एक मैं बता देता हूं, बचे हुए दो फिर आप ट्राई करना। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने इसका भी डायलॉग लिख के देता हूं। इसका प्रूफ करने के लिए आपको करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे साइन रूल का प्रूफ करने के लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर आप कोसाइन रूल का प्रूफ करना चाहते हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लेते हैं। अब डिस्टेंस किसके बीच का निकालना, तो आपको लिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले y एक्सिस और x एक्सिस बना दो, ठीक है, और एक ट्रायंगल बना दो इस तरीके से। x एक्सिस और y एक्सिस पे आपको ट्रायंगल बनाना है। अब यहाँ पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन की जगह पे वो अल्फाबेट लेना
ओरिजिन, ध्यान से सुनना, ओरिजिन की जगह पे वो अल्फाबेट लेना जो आपको प्रूफ करना है। जैसे अगर आप ये पहली वाली चीज प्रूफ करना चाहते हो तो एंगल कौन है, ए, एंगल ए है ना, मतलब ओरिजिन की जगह पे ए लिखना है। अगर आपको ये प्रूफ करना रहता है तो ओरिजिन की जगह पे बी लिखता, ये प्रूफ करना है तो ओरिजिन की जगह पे क्या लिखना है, सी लिखना है। जो एंगल है वो आपको ओरिजिन की तरफ लिखना होता है। तो ये ओरिजिन है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये पहला वाला प्रूफ करना है। ठीक है, बची हुई दो जगह पे क्या लिखो, बची हुई दो जगह पे जो अल्फाबेट बचे कैसे भी लिखो, बी इधर लिखो, सी इधर लिखो, या सी इधर लिखो, बी इधर लिखो, चलेगा। दोनों केस में सेम आंसर आएगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला किस पे लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बीसी के ऊपर। अगर आपको कॉस ए का फॉर्मूला चाहिए, कॉस ए चाहिए, तो बीसी के ऊपर डिस्टेंस लगाओ। ठीक है, अगर आपको क्या बोलते हैं एंगल बी चाहिए तो एसी के ऊपर लगाओ, अगर एंगल सी चाहिए तो एबी के ऊपर लगाओ। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो होता है मेरे ख्याल से, याद है क्या, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है, रूट लगाना है। लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि डिस्टेंस फॉर्मूला तभी काम करता है जब आपको कोऑर्डिनेट पता हो। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट भी पता नहीं है, इसके भी कोऑर्डिनेट पता नहीं है। अगर कोऑर्डिनेट पता लग गए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, और इसका मतलब मुझे सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, तो पहले कोऑर्डिनेट पे दिमाग लगाते हैं। सी के कोऑर्डिनेट बता रहा हूं आपको, बता दूं ये एंगल बी है और बी के अपोजिट वाली जो लेंथ होती है, बी के अपोजिट वाली लेंथ जो होती है वो स्मॉल बी होती है। बी के अपोजिट वाली क्या होती है, स्मॉल बी होती है। ए के अपोजिट वाली स्मॉल ए होती है, सी के अपोजिट वाली स्मॉल सी होती है। अगर ये स्मॉल बी लेंथ है, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये बी है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा बी, और यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस b था, इसलिए b, 0। तो c तो डन हो गया। अब बचा कौन, a, सॉरी, c के कोऑर्डिनेट आ गया। अब मुझे b के कोऑर्डिनेट चाहिए, ये और ये कोऑर्डिनेट चाहिए, जो कि मुझे फिलहाल पता नहीं है। तो इनको एक नकली अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, x और y, जो कि नकली है। x और y पहले निकालना पड़ेगा, ये तो मैंने अपने मर्जी से लिखा ना, x और y निकालना है। अगर x और y की वैल्यू आ गई तो मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखना मैं कैसे करूं। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये 90 डिग्री है ताकि राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, सी के अपोजिट वाली साइड को सी बोलते हैं, और ये तो अपनी हाइट है। ठीक है, और ये है। अब ध्यान से देखना, बी के कोऑर्डिनेट x, y लिए, इसका मतलब होता है कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आपने x माना है और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को y माना है, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट x, y होते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y मान लिया। हाँ, जो कि नकली है, x और y मुझे निकालना है। अब x और y देखो कैसे निकाल दो। तो सबसे पहले आप क्या करना, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना। साइन थीटा इज इक्वल टू, जो कि होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा का भी लगा लेना। कॉस थीटा मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा, एंगल कौन सा ले, तो साइन एंगल, कौन सा एंगल की बात चल रही है, एंगल की बात चल रही है ए, हमें एक के साथ खेलना है ना, ये ए है, ए लगाना, तो साइन ए लगाएंगे। अपोजिट में कौन है, ए के अपोजिट में कौन है, ए के अपोजिट में y है। हाइपोटेनस में कौन है, हाइपोटेनस में 90 के अपोजिट में c है, तो ये आ जाएगा c। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे cos एंगल तो मैं a ही लूंगा, a की नजर से एडजेसेंट में कौन है, तो एडजेसेंट में x है, और हाइपोटेनस में कौन है, हाइपोटेनस में c है। ये सब क्या करो, ये मैं x और y के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, इससे x और y मिल जाएंगे क्या, तो हाँ मिल जाएंगे। कैसे, ये y है, ये y लिखा है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, c sin a। यहां से मुझे y की वैल्यू मिलेगी c sin a, और यहां से x की वैल्यू मिलेगी c cos a। तो मुझे एक बात पता लगी, देयरफॉर जो y की वैल्यू है वो है c sin a, और जबकि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो मिली c cos a, c cos a। मुझे ऐसे दोनों वैल्यूज मिल गए, x कोऑर्डिनेट भी मिल गया, y कोऑर्डिनेट भी मिल गया। अब क्या करूं, मेरा टारगेट क्या था, मेरे दिमाग में पहले से चल रहा था कि मुझे BC के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला किसके ऊपर लगाना है, तो BC के ऊपर लगाना है। अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो BC का, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज रख दो, BC इक्वल्स टू x2 माइनस x1 मतलब क्या, जो b और c के कोऑर्डिनेट, ये x को x के साथ माइनस करो होल स्क्वायर, y को y के साथ माइनस करो होल स्क्वायर। x मैं रिपीट कर रहा हूं, x को x के साथ माइनस करो होल स्क्वायर, y को y के साथ माइनस करो होल स्क्वायर।
ये क्या आएगा x माइनस बी होल स्क्वायर, x माइनस बी होल स्क्वायर प्लस और ये y माइनस जीरो होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया। और x, लेकिन सर x और y तो नकली थे, है ना, तो वो रखने वाले अपन लास्ट में रखेंगे, अभी रखेंगे ना तो बहुत लंबी गाड़ी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगा BC इज इक्वल टू, पहले घर का मामला निपटा लेते हैं। आपको बता दूं कि ये अंडर रूट है, अंडर रूट को इधर भेज दू, है ना, वो अंडर रूट है इधर साइड में आएगा तो BC का स्क्वायर, ये अंडर रूट है इधर आया तो BC का स्क्वायर होगा। अब ये वाला देखते हैं x माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे y माइनस जीरो तो सिर्फ y होता है, y माइनस जीरो तो सिर्फ y होता है, और y का क्या करना है स्क्वायर, इसलिए y स्क्वायर। फिर क्या करो, अब आप x और y की ओरिजिनल वैल्यू रख दो, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जब आप रख रहे हो तो एक और चीज मेरे ध्यान में आई, वो ये सर ये BC लिखा है, B से लेके B का गया, ये B से लेके C तक लिखा है, B से लेके C तक जो है इसका डिस्टेंस तो सर हमें पहले से पता था। मैंने बोला क्या कहा पता था, BC तो सर A के अपोजिट में है, और आपने बोला था ट्रायंगल में A के अपोजिट वाले साइड को A बोलता है, जैसे आपने B के अपोजिट वाले साइड को B बोला, वैसे A के अपोजिट वाले साइड को A बोलना चाहिए था। इसका मतलब BC और कुछ नहीं, ये A था, ठीक है, A के अपोजिट में था भाई BC, इसलिए मैंने BC को क्या बोला, A बोला। स्क्वायर है तो स्क्वायर जैसे का वैसे लिखो। इसमें x और y नकली थे तो x और y की ओरिजिनल वैल्यू रखना। x मतलब क्या था, ये x का मतलब c cos a, तो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर है मतलब इसका भी स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा c स्क्वायर cos स्क्वायर a, इसका स्क्वायर चाहिए तो इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, x मतलब कौन है तो c cos a, b जैसे का वैसे, प्लस में b स्क्वायर भी जैसे का वैसे, y स्क्वायर, y मतलब कौन था c sin a, y का स्क्वायर करना है, y स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो आ जाएगा c स्क्वायर cos स्क्वायर a। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? फिर आगे क्या करेंगे, आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a स्क्वायर जैसे का वैसे, अब आप ध्यान से देखना, इसको ऑब्जर्व करो, ये वाली चीज और ये वाली चीज, अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ गलत लिखा करे, हाँ y की जगह पे c sin a है, y की जगह पे c sin a, ठीक है, y की जगह c sin है तो y स्क्वायर है तो c स्क्वायर sin स्क्वायर a है। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे देखो ये भी c स्क्वायर है, ये भी c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और बचेगा कौन cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, अच्छा ये जगह नहीं है तो एक काम करके कहाँ लिखूं, यहाँ पे कर देता हूँ, इसके बाद का जो लाइन है वो यहाँ लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर, ये डायग्राम मिटा देता हूँ, आप ये वीडियो से पहले डायग्राम बना लेना, क्योंकि डायग्राम का काम हो गया, बस कैलकुलेशन ही करना है। ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये लिखा है a स्क्वायर जैसे का वैसे, c स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, जो कि आगे जाके 1 बनेगा, ठीक है। अब ये वाली चीज लिख लेता हूं माइनस में 2bc cos a, ये क्या किया मैं ध्यान से देखा था, ये b है, ये b और c को पास पास में लिखा, cos a को बाद में लिखा, तो 2bc cos a, बाकी वो लिखा है प्लस में b स्क्वायर, और इसको तो अपन ने इधर एडजस्ट कर लिया था, है ना। मैंने क्या किया, पहले c स्क्वायर कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बचा, माइनस 2bc cos a और प्लस b स्क्वायर लिखा है। और ये वाली क्वांटिटी जो है ये तो 1 है, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो बचा कौन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, इसकी जगह पे तो 1, तो 1 इंटू सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर को आप चाहे तो पहले लिख सकते हो, तो a स्क्वायर ये c स्क्वायर इंटू 1 था, ये 1 बन गया ना, तो c स्क्वायर इंटू 1 c स्क्वायर, पहले b स्क्वायर को लिख लेता हूँ, फिर आप c स्क्वायर को लिख लो, उसके बाद आप इसको लिख लो माइनस 2bc cos a, और मेरे ख्याल से यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, देखो, है ना। तो हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाओ, एक बार रिवाइज करके देता हूँ, ठीक है, आप भी थोड़ा सा दिमाग में याद करने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या किया था सर ने, अच्छा पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया था, फिर ट्रायंगल बनाया था, ट्रायंगल पे ओरिजिन के सेट पे वो पॉइंट लेना जो आपको प्रूफ करना है, जैसे यहाँ पे cos a लाना है तो a को आप ओरिजिन के सेट पे लिखना, b और c को ऊपर और नीचे लिख लेना, और bc का डिस्टेंस निकालना है, तो bc का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें b के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, c के b कोऑर्डिनेट निकालने हैं। c के कोऑर्डिनेट जो है x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो तो डायरेक्टली मिल गया था b, 0,
लेकिन सर हमें जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उसको पहले मैंने एक्स और वाई बोला, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, याद है ना, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और कोऑर्डिनेट कैसे निकाले थे? तो एक्स के कोऑर्डिनेट आते हैं सी कॉस, ये कहा गया, ये एक्स के कोऑर्डिनेट आते हैं सी कॉस ए और वाई के कोऑर्डिनेट आते हैं सी साइन ए। फिर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, बीसी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला था x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर, यानी x - b होल स्क्वायर y - 0 होल स्क्वायर, डिस्टेंस लगाया दोनों का। फिर a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, y - 0 सिर्फ y होता है, y - 0 सिर्फ y होता है, और y का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ y स्क्वायर आएगा। अंडर रूट को उधर भेजा तो स्क्वायर बन गया, पर bc का मतलब a होता है, bc का मतलब a, और x का मतलब क्या था? x का मतलब c cos a, स्क्वायर था तो स्क्वायर स्क्वायर आया, -2 x की जगह पे c cos a, b जैसे का वैसे, b स्क्वायर जैसे का वैसे, और y का मतलब क्या था? c sin a, अब y का मतलब c sin है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो c स्क्वायर sin स्क्वायर a आ गया। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है तो पहले c स्क्वायर कॉमन ले लिया ताकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बने, जिसे आगे जाके 1 लिख पाऊं। -2 bc cos a, तो -2 bc cos a, और ये b स्क्वायर ये वाला। फिर ये तो 1 बन गया, c स्क्वायर एज इट इज, इसको तो मैंने 1 लिखा है, -2 bc cos a जैसे का वैसे, और ये b स्क्वायर भी जैसे का वैसे, तो पहले b स्क्वायर को लिखा, फिर c स्क्वायर इंटू 1 c स्क्वायर लिखा, -2 bc cos a को इधर लिखा। ठीक है, अगले थ्योरम के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन रूल, सबसे आसान थ्योरम है ना, जितने ट्रिग्नोमेट्री में सबसे आसान थ्योरम होगा तो वो यही है। ठीक है, और क्लिक भी कर जाता है। पेपर में 3 में से कोई भी एक पूछेंगे कि ये इसको प्रोजेक्शन रूल बोलते हैं, कोई भी एक चीज प्रूव करके बताओ। कौन सा करके दूं? कोई भी आप कर सकते हो, जैसे सेकंड वाला करके दिखा देता हूं। ठीक है, फिर पहला और तीसरा आप करके देख लेना, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, तो सेकंड वाला करके बता रहा, आप कोई भी करके देख सकते हो। ये सेकंड वाला करके दे रहा हूं, और इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आरएचएस कंसीडर करेंगे और एलएचएस लाके दिखाएंगे। तो मैं सेकंड वाले का प्रूफ बता रहा हूं, तीनों में से कोई एक ही आएगा पेपर में, तीनों नहीं आते। तो आरएचएस लेंगे, तो आरएचएस में दिया है, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और प्रूफ क्या करना है, इसका आंसर बी लाके दिखाना। तो बी कैसे लो, ये सी जैसे का वैसे यहाँ पे लिखना है कॉस ए, प्लस ए जैसे का वैसे यहाँ पे लिखना है कॉस सी, और यहाँ पे मैं कोसाइन रूल लगाऊंगा। कोसाइन रूल क्या होता है? कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। फिर वही बारिश करेंगे, बारिश कैसे? ये सी के साथ सी कट गया, ए के साथ ए कट गया, तो बचा कौन? तो इसके डिनोमिनेटर में कौन बचा? 2b, इसके डिनोमिनेटर में 2b बचा है, और इधर भी क्या लिखा है? 2b, और डिनोमिनेटर सेम रहा तो एक बार, फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम रहते तो एक ही बार लिखो 2b। ऊपर में क्या लिखा है? ऊपर का मामला लिख लेते, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऊपर में क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर क्या करूं? फिर से वही और कुछ बूंदे गिराते बारिश की, कहां गिरी है? देखो, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, और ये देखो प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट गया, तो बचा कौन? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2b स्क्वायर। नीचे कौन लिखा है? 2b। फिर से बूंदे गिरेगी, कहा? 2 के साथ 2 कटेगा, बी स्क्वायर मतलब 2 बार b है, तो एक b कटेगा तो एक b बचेगा, एक b बचेगा, ये वाला। और ये तो हमें लाना था एलएचएस। ठीक है, एकदम सिंपल सा थ्योरम है। बाकी के दो भी आप ऐसे कर सकते हो, कोसाइन रूल जस्ट लगाना है, काटे पिटी करना, बारिश लगाना, तो अपने आप आंसर आ जाता है ना। बढ़िया सा छोटा सा थ्योरम था। अगले थ्योरम के ऊपर बढ़ते हैं, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को देखिए, इसको बोला जाता है नेपियर एनालॉजी, या इसे टेंजेंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये सरकारी भाषा में मैं इसको बोलता हूँ नेपियर छोटूलॉजी। छोटूलॉजी क्यों ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि मेरे को थ्योरम याद करवाना था ना, कि कैसे याद करें। तो इसमें क्या होता है ना, ये देखो कैपिटल लेटर्स है, और ये देखो ये छोटे लेटर है, तो हो गया ना छोटा। तो जब भी ये बड़े कैपिटल लेटर छोटे इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो क्लिक कर जाए, इसलिए मैंने इसको छोटूलॉजी नाम दिया था। तो नेपियर छोटूलॉजी है, इसमें कैपिटल अल्फाबेट स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो फॉर्मूले का ये हो गया। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने का तरीका देखना, हम आरएचएस को कंसीडर करेंगे और एलएचएस लाके दिखाएंगे। बहुत बार आया हुआ थ्योरम है, इसको अच्छे से समझना। आरएचएस को कंसीडर करेंगे, एलएचएस लाके दिखाएंगे। तो मैं पहले क्या करूं? आरएचएस को कंसीडर करो, पूरी आंखें जितनी आपकी खुलती है उससे ज्यादा खुलना भाई। ठीक है, ये लिखा है a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये लिखा है cot c/2। ठीक है, अब मैं एक एक स्टेप आपको लिखूंगा और आपको गेस करना है कि मैंने कौन सा तरीका लगाया। ठीक है, ध्यान से देखना।
पहली बॉल डाल रहा हूं, ठीक है, देखते कितने लोग कैच कर पाते हैं। ए की जगह पे मैंने लिखा के साइन ए, बी की जगह पे लिखा के साइन बी, डिवाइडेड बाय ए की जगह पे लिखा के साइन ए प्लस बी की जगह पे लिखा के साइन बी, और बाकी ये जो कॉट सी बाई टू है इसको कुछ नहीं करा। क्या किया बताओ? साइन रूल। आपको पता है ना, ए की जगह पे के साइन है, बी की जगह पे के साइन बी, ए की जगह के साइन है, बी की जगह के साइन बी, इसे साइन रूल बोला जाता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको ट्यूशन में या कहीं और से के की जगह पे 2r लिखा हो, है ना, तो याद रखना के की जगह पे 2r साइन ए ऐसा भी लिखा जा सकता है। 2r लिखो या के लिखो एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि ये बस थोड़ी देर के लिए ही मेहमान होते हैं, आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, है ना। कैसे? अगर आप देखोगे इसमें से के कॉमन आता है, नीचे से भी के कॉमन आ गए, तो के कॉमन आके आपस में कट गए, के पहले कॉमन आ गए और फिर आपस में कट गए, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ साइन रूल लगाया, यहाँ पे कौन सा रूल लगा मैं लिख दे देता हूँ, साइन रूल लगाया मैंने। आफ्टर दैट फिर क्या करूं, फिर यहाँ पे लिखा है साइन ए माइनस साइन बी, नीचे लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है ना, फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। और जो मेरे से पढ़ा है इसके लिए मैंने नाम बताया था, पता है, ससुर चोर करके बोला था, है ना। बाकी जिनको नहीं पता बस याद रखना, मैंने फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो साइन ए माइनस साइन बी, तो इसका गाना भी गुनवाया था, साइन 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 कॉस 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 साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है। ये गाना होता है बेसिकली, फॉर्मूले याद रखने के तरीके हैं। खैर यहाँ पे मैं साइन ए माइनस साइन बी लगाऊंगा, तो ये प्लस माइनस, तो साइन ए माइनस साइन बी लगाओगे तो कॉस इंटू साइन में आंसर आता है। तो अगर आप जिनको नहीं पता वो फॉर्मूले की लिस्ट में देखना, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन दोनों की सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। और अगर नीचे आप ध्यान से देखोगे साइन ए प्लस साइन बी, ये होता है 2 साइन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस दोनों की सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। और ये जो कॉट सी बाय 2 है इसको तो मैं जैसे का वैसे लग रहा हूं। अब अगर आप देखो वापस से 2 के साथ 2 कट गया, अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि एंगल भले ही सेम हो पर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अलग अलग है। कैंसिल आउट होने के लिए ट्रिग्नोमेट्री और एंगल दोनों सेम चाहिए थे। तो फिर क्या करेंगे, तो ये देखो ये लिखा है कॉस और ये क्या लिखा है साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, बोलो कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, और ये दोनों भी सेम है, तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस टैन, तो इसको लिखेंगे कॉट और इसको लिखेंगे टैन। तो यहां से मुझे ये बात पता लगी कि इसको अगर मैं यहां लिखता हूं ये वाली चीज, तो कॉस अपॉन साइन बन गया कॉट ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू, और यहाँ पे साइन बाय कॉस यानी कि टैन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, और ये तो अपना है ही बेचारा कॉट सी बाय 2, ठीक है। आगे क्या करूं, आगे देखना, ट्रिग्नोमेट्री के जब क्वेश्चंस वगैरह कराए जाते हैं तो ये बात भी बताई जाती है कि अगर आपको कहीं पे भी a प्लस बी दिखे या किसी भी दो एंगल्स के एडिशन दिखे तो उसे हम लिखते हैं पाई माइनस सी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ए प्लस बी प्लस सी ये 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी पाई के बराबर होता है। ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई के बराबर है तो ए प्लस बी क्या होगा, पाई माइनस सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक कॉट जैसे का वैसे, और ए प्लस बी की जगह पे क्या लिखना, पाई माइनस सी लिखना डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल, ये जैसे का वैसे tan a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 जैसे का वैसे, और इधर साइड में लिखा है कॉट, ये तो अभी तक जैसे का वैसे ही रहेगा। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे ये देखो ये पाई बाय 2 लिखा है, और पाई बाय 2 जब भी आपको पाई बाय 2 माइनस थीटा दिखे, पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी। तो पाई बाय 2 है तो कॉट किस में कन्वर्ट होगा, पाई बाय 2 कन्वर्ट हो जाएगा tan में, ठीक है। कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज tan थीटा, पर इसको याद कैसे रखना, जब भी पाई बाय 2 रहे तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाती है। तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan में, अपोजिट में चेंज होता है, तो कॉट कन्वर्ट हो जाएगा tan में। और एंगल कौन सा, एंगल तो c बाय 2 है, तो एंगल रहेगा c बाय 2। पाई बाय 2 कहा गया, पाई बाय 2 कॉट को tan में कन्वर्ट करके गया है ना, तो पाई बाय 2 हट गया, उसने कन्वर्ट कर लिया, c बाय 2 जैसे का वैसे, तो दोनों का था इंटू ये लिखा है tan a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, और इंटू में ये जो cot c बाय 2 है, cot को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन में tan c बाय 2, cot को मैंने क्या लिखा 1 अपॉन 10। क्यों ऐसा लिखा, ताकि मैं इसको और इसको कट कर सकूं। मेजोरिटी चीजें काटने के लिए तो की जाती है ना। इसको मैंने क्या किया 1 अपॉन में tan लिखा, tan c बाय 2, tan c बाय 2 कट गया, ये बचा। और इसको देख के आपकी आंखें चमचमानी चाहिए, क्यों, राइट, ये कौन है, यही अपना आंसर है, देखो
है ना, बढ़िया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक और एक छोटी सी कोरोलरी है, वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है तो इसलिए वो मैं करवा रहा हूँ। या आप अच्छे से लिख लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये फॉर्मूलेस के कभी कभार प्रूफ भी पूछे जाते हैं, तीन में से कोई भी एक आपको पूछा जा सकता है। तो इसको ना मैंने कैसे याद, इसका एक जुगाड़ से प्रूफ है। ठीक है, देखना कैसे कि किस तरीके से आप इस थ्योरम को याद कर सकते हो, इसमें बताऊंगा कि आप याद कैसे करना। सबसे पहले जो भी चीज आपको प्रूफ करनी है, जैसे सपोज करते हैं पहली वाली चीज करनी है, फिर आप सेकंड और थर्ड ट्राई करना। जो भी चीज मुझे प्रूफ करनी है, वो प्रूफ करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या है, यहाँ पे प्रूफ करके दे रहा हूं। अब इसमें LHS और RHS नहीं लेना, इसका थोड़ा सा अलग तरीके का प्रूफ है। आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री को थीटा नाम दे देना। क्या बोला मैंने, दोनों में से किसी भी एक को थीटा नाम दे देना। जैसे पहले वाले को थीटा देते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। ये पहली चीज जो आपको लेनी है, लेट। तक समझ में आ गया। फिर जो भी चीज प्रूफ करनी है, ये आंसर लाके दिखाना है, इसको सबसे नीचे लिख लेना। ये आंसर क्या लाना है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये तो लाना है। अब इसको ना रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना। रिवर्स ऑर्डर में करोगे ना, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, तो अब इतने सारे पेपर के प्रेशर के चक्कर में आप उस 3 घंटे में आपको क्लिक थोड़ी ना करेगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे, कि आप पहले ही बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हो। तो इसको ना रिवर्स ऑर्डर में करना। ठीक है, तो आपको फिर फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। वो कैसे, तो आप क्या करना, इसमें से किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री को शिफ्ट कर दो, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री को शिफ्ट कर दो। यहाँ पे क्या जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, साइन को अगर शिफ्ट करते हो तो ये बनेगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री को उधर शिफ्ट किया। अब लेकिन मैंने अभी आपको बोला ये कॉस इनवर्स एक्स जैसे का वैसे, कॉस इनवर्स एक्स जैसे का वैसे, ये पाई बाय 2 भी जैसे का वैसे। साइन इनवर्स एक्स को क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स को तो थीटा माना था, यहाँ पे आ जाएगा थीटा। फिर आपको क्या करना है, फिर एक कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स उधर गया तो नॉर्मल वाला कॉस बनेगा, इधर साइड में बचेगा x इज इक्वल टू, कॉस इनवर्स उधर गया तो नॉर्मल वाला कॉस, और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब आपको एक चीज बता देता हूँ, बस इसको थोड़ा सा शफल कर लो, ये चीज इधर लिखो, ये चीज इधर लिखो, तो आपको यहाँ नहीं भी लिखा तो भी चलता है। ठीक है, ये x तक पहुंच गए, और लेकिन x क्या था, x की असली वैल्यू आप ढूंढो। x असल में कौन था, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालने जाओगे तो x की वैल्यू आएगी साइन को शिफ्ट करने के बाद साइन थीटा। x मतलब तो साइन थीटा था, यानी x की जगह पे क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। जैसे आपको रिवर्स में करना है, और फिर यहाँ पे लिख लेना वी हैव। तो जब आप पेपर में लिखोगे ना तो उनको लगेगा बच्चे ने दिमाग से याद किया होगा ये वाला फॉर्मूला, फिर इसने फॉर्मूला याद रखा होगा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई बाय, जबकि याद कुछ नहीं किया, ये अपने आप बना है ना। तो अब थोड़ा सा सीधे लाइन से भी समझा देता हूँ। तो साइन थीटा का मतलब होता है कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला अलाइड एंगल इसे बोलते हैं। साइन थीटा की जगह पे x लिखा, क्योंकि देखो ना साइन थीटा का मतलब x होता है शिफ्ट करने पे, ये जैसे का वैसे रखा। फिर कॉस को इधर शिफ्ट करोगे तो कॉस इनवर्स पाई बाय 2 माइनस थीटा जैसे का वैसे, कॉस इनवर्स एज इट इज, पाई बाय 2 एज इट इज। थीटा मतलब कौन था, थीटा मतलब साइन इनवर्स x था, साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। और रिवर्स ऑर्डर में कैसे बताया, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री को शिफ्ट करो, साइन इनवर्स को शिफ्ट करोगे तो ऐसा बनेगा, साइन इनवर्स एक्स असल में कौन था, थीटा था, कॉस को शिफ्ट करो तो ये नॉर्मल वाला कॉस बनेगा, एक्स असल में कौन था, एक्स असल में साइन थीटा था। बस ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रूफ है। बाकी के जो आप ट्राई करके देखना, ठीक है, ये वीडियो पूरा देखने के बाद। और अब हम बढ़ते हैं नए चैप्टर की तरफ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं तो इसमें ना एक अच्छी न्यूज भी है और बुरी न्यूज भी है। इसमें कौन सी न्यूज पहले सुनाऊं, बुरी न्यूज पहले सुना देता हूं कि ये चैप्टर सिर्फ 6 मार्क्स के लिए आता है। मतलब इसके लिए आपको पढ़ना थोड़ा ज्यादा पड़ता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कंसेप्ट, थ्योरी, ये थोड़े ज्यादा अमाउंट में है, लेकिन उसके बेनिफिट पे मतलब जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा उसमें ये है। और रही बात गुड न्यूज की, तो गुड न्यूज ये है कि उस 6 मार्क्स में से 4 मार्क्स का तो एक थ्योरम ही आएगा, उस 6 में से 4 मार्क्स का तो एक थ्योरम ही है। और एक अच्छी चीज बताओ, थ्योरम सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 थ्योरम पढ़ने आपको, एक तो ये मैं करवा रहा हूं और उसके बाद एक एंगल वाला थ्योरम है, बस 2 ही थ्योरम आते हैं। इसलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरम आपको बहुत अच्छे से करना है, करना ही करना है। कुछ भी करो भाई, तुम कुएं में जाके गिरो, अपना सर दीवार पे पटको, कुछ भी करो, पर ये 2 थ्योरम करके ही जाना। ठीक है, 2025 में ये वाला एक थ्योरम आया था, पहला वाला, 2 ही थ्योरम है, कि हमें प्रूफ करना था कि एनी प्रूफ दैट एनी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, ax square plus 2hxy plus by square equals to 0
is represent pair of line through origin if h square minus ab greater than equals to 0। पहली नजर में तो ये समझ में नहीं आता ये क्या बकवास कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। इसका बोलना यह है कि जो भी इक्वेशन ऐसी शक्ल के होते हैं, कैसी शक्ल के, ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, ये पेयर ऑफ लाइन होते हैं, ये साबित करके बताओ। ये जो है ये पेयर ऑफ लाइन होते हैं, ये साबित करके बताओ। अब पेयर ऑफ लाइन का मतलब क्या, तो नाम में शब्द छुपा है पेयर। पेयर का मतलब जोड़ी, दो लोग होंगे ना, लेकिन ये तो एक ही इक्वेशन दिख रहा है, तो उनका बोलना है कि ये साबित करके बताओ कि ये दो लोग हैं। अब दो कैसे करो, तो कुछ नहीं, इसको सेपरेट करेंगे हम, ऐसे दो इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े करके दो लोग दिखा देंगे कि देखो भाई दो टुकड़े आ गए, पेयर आ गए, मतलब ये पेयर ऑफ लाइन है। और बीच रास्ते में हमें ये भी मिलेगा h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, ये भी साबित करना है, वो अपने आप आ जाएगा ये, ठीक है। और इसमें एड ऑन करके ये दिया है क्या, हमें ये भी बताना है हेंस करके, ये हेंस वाली चीज आपको जनरली थ्योरम्स के दौरान मिलेगी, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा एक आध मार्क्स के लिए छोटा सा क्वेश्चन भी डाल देते हैं कि शो करो थ्योरम प्रूफ होने के बाद कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो पेयर ऑफ लाइन नहीं है, ये साबित करके बताओ। ये एड ऑन वाला क्वेश्चन हो गया, एक्स्ट्रा थोड़ा सा वो ऐड कर देते कभी कभार, मतलब इक्वेशन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला भी देख लेंगे अपन, पहले थ्योरम बता देता हूँ। अब इसके दो टुकड़े कैसे करेंगे, ये पेयर ऑफ लाइन है करें, दो टुकड़े करने के लिए सबसे पहले आप क्या करना, इसको ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करना। ऑक्सिलरी में कैसे करते हैं, तो ऑक्सिलरी में करने के लिए यहाँ पे देखोगे ना एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर दो दो वेरिएबल है, और थोड़ा थोड़ा ये क्वाड्रेटिक की फीलिंग दे रहे हैं, पर क्वाड्रेटिक को अगर आपको टुकड़े करना है तो उसके लिए सिंगल वेरिएबल चाहिए, दो ही वेरिएबल है ना इसमें, एक्स और वाई से दो वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल में करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते, तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना होता है एक्स स्क्वायर से। अब हर एक को अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर कट गया तो बचा ए एक्स, इसको एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक एक्स कटेगा तो 2h y बाय एक्स क्योंकि एक एक्स कट गया, प्लस और y स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करोगे ये बनेगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और हम क्या बोलेंगे, क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और आपको बता दूं कि कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू mx होता है। अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू mx है, इसका मतलब y बाय एक्स इज इक्वल्स टू m आएगा। ये वाली चीज मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा a प्लस 2hm प्लस b m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक की तरह दिख रहा है, m वेरिएबल है तो m को पहले लिख लेंगे, तो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। और ये क्या, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे बता दूं, पहला वाला जो अल्फाबेट है a की जगह पे b है, b की जगह पे 2h है और c की जगह पे a है। ये क्या किया सर आपने, ये क्वाड्रेटिक होता है ना, क्वाड्रेटिक क्या होता है, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पता है ना, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का। तो पहला वाला कोएफिशिएंट कौन है, a, इसको कैपिटल लेटर इसलिए दिया कि स्मॉल लेटर ऑलरेडी यूज में है ना, ये a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा। तो पहला वाला कोएफिशिएंट b, दूसरा वाला कोएफिशिएंट 2s, तीसरा वाला कोएफिशिएंट a, कैपिटल a b से लिखे। और फैक्टराइज अगर आपको करना है क्वाड्रेटिक को तो हम यूज करेंगे, किसको बुलाएंगे, बाबा को। कौन सा बाबा, श्री धनाचार्य फॉर्मूला से, श्री धनाचार्य बाबा भी बोलते हैं, और क्योंकि उसने एक बढ़िया सा फॉर्मूला दिया था, कोई भी वेरिएबल अगर आप निकालना चाहते हो क्वाड्रेटिक में, फैक्टर करना चाहते हो तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। याद आया क्या, हाँ बस इसमें वैल्यूज रखो। कैपिटल लेटर इसलिए लिखे मैंने क्योंकि स्मॉल लेटर ऑलरेडी यूज में है। तो m अगर आपको निकालना है तो आ जाएगा माइनस b मतलब बीच वाला, b फॉर बीच वाला, बीच में कौन है 2h, तो आ जाएगा 2h प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 2h का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे कौन है, a की जगह पे b, c की जगह कौन है, c की जगह पे a, होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, a की जगह पे कौन है तो b है। बस आप इसको सॉल्व करो तो आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे, m इज इक्वल्स टू माइनस 2h प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, थोड़ा शॉर्टकट करो ध्यान से देखना, ये 2 का स्क्वायर बन गया 4, तो 4h स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी इंटू ए, इसको 4ab लिख लेता हूं, और होल डिवाइडेड बाय ये नीचे लिखा है 2b। अब अगली स्टेप देखना, देखो आप समझ पाते हो क्या, मैंने क्या किया, इसमें से 4 कॉमन आता है, 4 कॉमन आ गया, जैसे ही 4 कॉमन आ गया, इसके पास तो रूट था तो इसका मतलब रूट 4 बन गया, रूट 4 का मतलब 2, रूट 4 का मतलब 2, वो वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, 4 कॉमन आ गया, 4 का अंडर रूट होता है 2, वो 2 और ये 2 कॉमन आ गया और नीचे वाले 2 के साथ
कट गए, तो 2 का मामला हट गया, तो बचा कौन, माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये लिखा है एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी। आपको यहां तक की बात समझ में आ गई। अब लेकिन m असल में कौन था, m असल में तो y बाय x है, तो m की जगह पे मैं लिखूंगा y डिवाइडेड बाय x। अब क्या करो, अब बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर वाली चीज में मिटा रहा हूं, ठीक है, या फिर लिख लेना, इधर वाली चीज मिटा रहा हूं। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये मिलेगा y टाइम्स ऑफ b इज इक्वल्स टू x को उधर लेके जाओगे तो माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, और ये x वाली पार्टी है, y वाली पार्टी है, तो इस वाली पार्टी को आप इधर लेके आओ, इस वाली पार्टी को इधर लेके आओ, तो इनके साइन बदलेंगे और इधर साइड में जीरो रहेगा, इधर साइड में रहेगा जीरो, ये y भी तो जैसे का वैसे है, बस इसको इधर लेके आ रहे हो, तो माइनस एच का बनेगा प्लस एच, प्लस माइनस का इधर प्लस माइनस ही होगा भाई, प्लस माइनस तो अभी भी प्लस माइनस ही रहेंगे, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, और इनटू में x था, इसको ऐसे लिखते हैं, इनटू में x था और ये प्लस में वाई बी इज इक्वल टू 0। एक प्लस में एक माइनस में, मतलब दो रूप निकलेंगे, दो रूप कौन से, पहला आएगा प्लस वाला, दूसरा आएगा माइनस वाला, तो आपको दिखेगा ये बन गया h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा रूप कौन सा मिला, अगर माइनस लेते हो, माइनस वाला मतलब h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। दोनों अलग अलग है, ये प्लस है ये माइनस है, और आप देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया था ये वाला, और इसके मैंने दो टुकड़े किए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से, दो टुकड़े आ गए, मतलब ये पेयर है, ये पेयर ऑफ लाइन है, इट देयरफॉर इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, क्योंकि दो आंसर है ना, पेयर ऑफ लाइन, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक में अगर आपको एक बात याद होगी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला ये तभी काम करता है जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो कैसी हो, पॉजिटिव हो, है ना। मुझे पता है ना, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता था उसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमेशा पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि अगर वो निगेटिव हो गई तो ये इमेजिनरी रूट्स आते हैं, तो इमेजिनरी वाली दुनिया तो नहीं चलनी चाहिए ना, हमें रियल रूट्स चाहिए, तो इसलिए हम बोलते हैं कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, रूट के अंदर वाला पॉजिटिव चाहिए, रूट के अंदर वाला पॉजिटिव चाहिए। रूट के अंदर कौन है, पूरे इधर वाले साइड में, रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस ए बी है, तो जो एच स्क्वायर यहाँ पे लिख लेना, इफ एंड ओनली इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो कैसी चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, लेस देन 0 नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, तभी ये सारी चीजें काम करेगी, है ना, बढ़िया। तो ये थ्योरम हो गया, ये एक एड ऑन क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। उनका बोलना है कि शो करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पेयर ऑफ लाइन है कि नहीं, शो करो। कोई भी इक्वेशन जब आपको दिया जाता है वो पेयर ऑफ लाइन है कि नहीं, ये अगर आपको चेक करना है तो आपको सिंपली ये चेक करना होता है कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो बोलेंगे कि हाँ ये पेयर ऑफ लाइन है। अगर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव नहीं है, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव नहीं है, तो वो पेयर ऑफ लाइन नहीं है। तो हम चेक करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे और देखते हैं, अगर पॉजिटिव आ गया तो पेयर ऑफ लाइन, पॉजिटिव नहीं आया मतलब नॉट पेयर ऑफ लाइन। इधर साइड वाला मिटा देता हूं और चेक करके बता रहा हूं। फिर यहां पे लिखेंगे नाउ अब हम चेक करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और इसे अगर आप कंपेयर करते हो इसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके साथ कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर के आगे a है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, a की वैल्यू 1, एक्स वाई के आगे 2h है, और इधर एक्स वाई तो है ही नहीं मतलब 0, इधर वाई स्क्वायर के आगे b है और इधर वाई स्क्वायर के आगे 1 है। और आपको करना क्या होता है, आपको निकालना होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये निगेटिव आ गया तो पेयर ऑफ लाइन नहीं है, पॉजिटिव आया तो पेयर ऑफ लाइन है। एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे, एच स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, एच मतलब कौन, तो 0 का स्क्वायर, क्योंकि 2h अगर 0 है तो h की वैल्यू भी 0 ही आएगी, a की जगह पे 1 और b की जगह पे 1, तो 0 का स्क्वायर बन गया 0 माइनस 1, तो ये बन गया -1, और -1 मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, और लेस देन 0 आया मतलब
इट डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। इसका मतलब ये पेयर ऑफ लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पेयर ऑफ लाइन होती है। और यही शो करना था कि पेयर ऑफ लाइन नहीं है, ऐसा साबित करके बताओ, है ना। दूसरा थ्योरम देखते हैं और इस चैप्टर का वो आखिरी थ्योरम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है, गारंटी नहीं दे सकता, पर 99% मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि 25 में यह आया है तो मे भी चांसेस है कि 26 में एंगल वाला वो थ्योरम दे दे। देखते हैं अब, नसीब अच्छा रहा तो आ जाएगा वो थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितने आप स्टार लगाओगे उतना कम है। और आपको बोला जाएगा कि ये tan थीटा इक्वल्स टू ये 2 into अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू ऐसा फॉर्मूला ये प्रूफ करके बताओ। और वो थोड़ा सा मेकअप वेकअप भी करके देखेंगे। शो दैट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देन अक्यूट एंगल इज गिवन बाय tan थीटा। मतलब मिला जुला के सिंपल ये वाला प्रूफ पूछेंगे। साथ साथ में वो थोड़ा सा कंडीशन भी लगा दे सकते हैं। एक तो वो परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन पूछेंगे, पैरेलल की कंडीशन पूछेंगे, या फिर वो सीधा सीधा बोलेंगे कि एक काम करो आप एंगल निकाल के तो भी बताओ। एक तो एंगल निकालने वाला पूछ सकते हैं, नहीं तो पैरेलल या परपेंडिकुलर की कंडीशन पूछ सकते हैं। ये तो करना ही है, ये तो प्रूफ करनी है। इसके साथ साथ एड ऑन में, थ्योरम के साथ हमेशा कुछ ना कुछ एड ऑन रहेगा। बहुत बार ऐसे होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, थ्योरम भी कर लेते हैं, वो एड ऑन वाली चीज जल्दबाजी में भूल जाता है। तो हमेशा जब भी आप थ्योरम के क्वेश्चंस करोगे तो देखना कि थ्योरम में ही कोई एड ऑन वाला क्वेश्चन तो नहीं है, कोई सब क्वेश्चन तो नहीं है। तो सब क्वेश्चन के ऊपर हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो जल्दबाजी में वो हम भूल जाते हैं। थ्योरम का प्रूफ आ गया तो सीधा अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप कर लेते हैं। हमेशा हेंस के बाद जो लिखा रहता है ना उसको हमेशा ध्यान रखना। और मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन पेपर पे हेंस ऐसा वर्ड दिखे ना कहीं पे भी, HENCE हेंस वर्ड दिखे तो अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा इसमें हेंस वाला भी पार्ट है, मतलब इसमें सब क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो एड ऑन वाली जो चीज है उसके ऊपर प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो बहुत बुरा लगता है कि सारा पेपर अच्छा गया और उसके एक चक्कर के चक्कर में अपना रह गया, जो कि हम कर सकते थे। तो ऐसे एड ऑन वाली चीजें आपको दे सकते हैं थ्योरम के साथ साथ। पहले इसका प्रूफ बता देता हूं, फिर ये एड ऑन वाली चीजें बताता हूं। ठीक है, अच्छा इसका प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने का एकदम सिंपल सा तरीका ये है। इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले स्लोप्स के बारे में लिख लेंगे। मुझे पता है m1 प्लस, यहाँ पे लिख लेना वी नो, मुझे पता है क्या बेसिक फॉर्मूले जो हम पढ़ाया जाता है कि m1 प्लस m2 जो होता है वो -2h अपॉन b होता है, और m1 इंटू m2 जो है वो a अपॉन b होता है। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, अगर मुझे एंगल निकालना है तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये क्या है? ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है। ये क्या था? ये भी एंगल निकालने का फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला है, हाँ दो फॉर्मूला है। फिर ये था तो ये क्यों पढ़े? ये फॉर्मूला होता है अगर आपको स्लोप दिया हो, और ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कंबाइन इक्वेशन दिया हो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ऐसा दिया हो तो ये इस्तेमाल करते हैं। स्लोप दिया है तो ये वाला इस्तेमाल करते हैं। ये 11वीं का फॉर्मूला है, ये 12वीं का फॉर्मूला, दोनों एंगल से निकाल के बताते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले की मदद से हम ये वाला फॉर्मूला लाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मिलता जुलता है ना, इसीलिए। पर इसकी डिमांड क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि m1 माइनस m2 चाहिए और m1 इंटू m2 चाहिए। जबकि मेरे को m1 इंटू m2 तो पता है और m1 प्लस m2 पता है, जबकि मेरे को कौन चाहिए? m1 माइनस m2 चाहिए। इसका मतलब वो फॉर्मूला अगर आपको इस्तेमाल करना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? m1 माइनस m2 निकालना पड़ेगा। हम पहले m1 माइनस m2 निकालेंगे। अब m1 माइनस m2 कैसे निकालते? तो इसका फॉर्मूला याद रखना, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, ये होता है m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ये डायरेक्टली लिखना है। ठीक है, पेपर में भी आपको डायरेक्टली लिखना है। अब इसका प्रूफ बताया दिया रहता पर बहुत बड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा, और वो प्रूफ हमें लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। ये आइडेंटिटी है बेसिकली, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो आइडेंटिटी है। तो m1 माइनस m2 अगर आपको निकालना है तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर करो और माइनस 4m1 m2 करो। फिर आगे क्या करो, m1 प्लस m2 मतलब होता है माइनस ट्वाइस h अपॉन b, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 m1 इंटू m2 क्या है? m1 इंटू m2 होता है a अपॉन b, स्क्वायरिंग करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बन जाएगा 4a डिवाइडेड बाय b। अब इसके डिनोमिनेटर में b स्क्वायर है तो इसके भी डिनोमिनेटर में b स्क्वायर चाहिए। डिनोमिनेटर जो है वो सेम चाहिए। क्यों सेम चाहिए? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो उसे हम एक ही बार लिख सकते हैं। तो b स्क्वायर है तो यहाँ पे भी b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर है नहीं तो मैं क्या करूं, अपने मर्जी से, ध्यान रखना, अपने मर्जी से b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड किया,
क्यों ऐसा किया? ताकि डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर बन जाए, तो बी स्क्वायर एक ही बार लिखा। तो उसके चक्कर में ऊपर क्या बना? ऊपर बना 4h स्क्वायर, ये लिखा है -4a इंटू बी, ए बी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो इस तरीके से सिनेरियो बी और बी से मल्टीप्लाई करते बी स्क्वायर और नीचे ऊपर बना 4ab। इधर साइड में लिखा था m1 m2 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करो, इसमें से देख सकते हो आप 4 कॉमन आता है ना, इसमें से अपन 4 कॉमन ले लेंगे और m1 m2 का स्क्वायर है, जबकि मुझे सिर्फ m1 m2 चाहिए, तो ये वाले स्क्वायर को उधर भेजो और 4 को भी कॉमन ले लेंगे, तो मुझे मिलेगा m1 m2। अगर आप निकालना चाहते हो तो स्क्वायर उधर गया तो बनेगा अंडर रूट, स्क्वायर अगर इधर गया, ये स्क्वायर इधर गया तो बनेगा अंडर रूट, 4 मैंने कॉमन ले लिया तो बचा h स्क्वायर माइनस ए बी और नीचे बी स्क्वायर लिखा है। फिर आप देख सकते हो अब अंडर रूट सबको सेपरेट सेपरेट होगा, 4 का अंडर रूट करते हो तो 2, 4 का जो अंडर रूट होता है, आपको ये जो 4 है, 4 का जो दिख रहा होगा क्या पता नहीं, नीचे लिख लेता है, ठीक है, कैमरे में आ रहा है क्या वो आइडिया देखना पड़ेगा। तो फिर 4 का अगर आप अंडर रूट करते तो वो बना 2 ब्रैकेट में, अच्छा ये h स्क्वायर माइनस ए बी, ये जो h स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है इसका अंडर रूट जैसे का वैसे, 4 का अंडर रूट 2, इसका अंडर रूट जैसे का वैसे, और बी स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो सिर्फ बी आएगा, सिर्फ बी आएगा। क्या क्या? बी स्क्वायर का अंडर रूट सिर्फ बी आ गया। अब m1 m2 की वैल्यू पता लग गई, ये गंदी सी आई, और ये वैल्यू अपन यहां रखेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा नाउ। फिर आप लिखना tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 m2 1 प्लस m1 m2। अब इसमें वैल्यूज रख दो, मॉड जैसे का वैसे, m1 m2 मतलब जो आया 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय b जैसे का वैसे, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 कितना होता है? a अपॉन b, मॉड क्लोज। फिर आगे क्या करूं? आगे अगर ध्यान से देखो इधर लिखता हूं मॉड जैसे का वैसे, ये 2 जैसे का वैसे, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी जैसे का वैसे। आप ध्यान से देखना, ये वाला जो b है ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब b 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा b, और b जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा b a अपॉन b। क्या क्या है? b इंटू 1 b और b इंटू a, b a अपॉन वाला b जैसे का वैसे। फिर आप देख सकते हो b के साथ b कट गया, तो मेरे पास फाइनली बनेगा, ये लिखा है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ये लिखा है 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ये b प्लस ए का मतलब a प्लस बी होता है ना। और हम जनरली ऐसा देखते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं चाहिए, ना तो फिर वो नॉट डिफाइन बन जाता है, तो नॉट डिफाइन आएगा तो फिर प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए उन्होंने बोला है कि a प्लस बी जो है वो जीरो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो फिर वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर इसके साथ उन्होंने एक और चीज, थ्योरम डन, ठीक है, इतना ही है, इतना लिखते तो 3 मार्क्स आपको मिलते हैं, और ये एड ऑन वाले के ऊपर 1 मार्क्स, तो ऐसे 4 मार्क्स रहते हैं। फाइंड द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, अगर है तो फिर आप क्या बोलोगे फॉर्मूले से रिलेटेड, पैरेलल लाइन है तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे वो हमें बताना है। तो एड ऑन वाली चीज बता देता हूँ, कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। क्या कंडीशन है? तो पहली कंडीशन उन्होंने क्या बोला, परपेंडिकुलर के बारे में बताओ। तो अगर मैं परपेंडिकुलर के बारे में सोचूं, अगर आप परपेंडिकुलर के बारे में सोचोगे, परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? एंगल 90 बन रहा है, यानी यहाँ पे 90 बनेगा। कंडीशन का मतलब होता है कि फॉर्मूले में क्या बदलाव होंगे अगर परपेंडिकुलर होते हैं या पैरेलल होते हैं, वो देख रहे हैं। तो एंगल बनेगा 90, और tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन आंसर कब बनेगा? जब डिनोमिनेटर क्या हो? जीरो। जब भी डिनोमिनेटर जीरो बनता है तब एंगल जो है वो 90 डिग्री का, मतलब नॉट डिफाइन वाली केस आती है। तो अगर परपेंडिकुलर, ये तभी हो सकता है जब a प्लस बी क्या बन ले? जीरो बन ले। अगर a प्लस बी जीरो है तो ये नॉट डिफाइन बनेगा। नॉट डिफाइन मतलब परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखा था ताकि नॉट डिफाइन ना बने। और अगर जीरो बन रहा है, जबरदस्ती जीरो बन रहा है, मतलब पक्का वो दो लाइंस कैसे रहे होंगे? परपेंडिकुलर रहे होंगे। सेकंड, अगर पैरेलल की बात करूं, पैरेलल कैसे आप पता करोगे? अगर पैरेलल है तो एंगल कितना बनेगा? एंगल बनेगा 0 डिग्री का, यहाँ पे आएगा 0। अगर ये चीज 0 बन गई तो tan 0 भी 0 आएगा। 0 डिनोमिनेटर को शिफ्ट करोगे तो 0 इंटू डिनोमिनेटर जब इधर आएगा तो ओवरऑल 0 ही बनेगा, ओवरऑल 0 ही बनेगा। 2 डिवाइड में जाएगा तब भी 0 आएगा, मतलब ऊपर वाली चीज भी पूरी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल क्वांटिटी 0, तो a प्लस बी इंटू 0 मतलब 0। 2 डिवाइड में जाएगा तब भी 0, रूट इधर जाएगा तब भी 0, तो h स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो a प्लस बी 0 के बराबर होता है, और जब पैरेलल होता है तो h स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर रहेगा? 0 के बराबर रहेगा।
इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन ऐड ऑन किया था, इनमें से पूरा नहीं आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके साथ एक तो ये देंगे ना तो ये देंगे, ठीक है, मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ। एक और हेंस करके चीज है कि फाइंड एंगल बिटवीन, ये एक लाइन दे देंगे और बोलेंगे कि एंगल निकाल के बताओ। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल निकालने का मतलब फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला ना ये आ गया, ये जो आपने फॉर्मूला निकाला इसमें वैल्यूज निकाल के आप एंगल तो भी बता दो, तो हमें एंगल बताना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो वो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, इसका आंसर इधर लिख के देना आंसर। एंगल कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले ए बी सी डी निकाल लो, यहाँ पे ए की जगह पे 3 है और ये बीच वाला 2h के बराबर, ये ए होता है, ये 2h ये b के बराबर होता है। a मतलब 3, 2h का मतलब -4√3 और b का मतलब कितना है 3 है। यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2√3। बस तीनों चीजें मिल गई, a मिल गया, h मिल गया और b मिल गया। फिर इन तीनों को क्या करना, वो फॉर्मूले में रखना ताकि एंगल अगर आप निकालना चाहते हो तो मुझे पता है tan थीटा का मतलब होता है, tan थीटा का मतलब होता है मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जगह कम है, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं, देखो ना एच स्क्वायर है, एच का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3, ये बन गया 2, यहाँ पे बना एच स्क्वायर माइनस a इंटू बी तो यह आ जाएगा 3 इंटू 3 a इंटू बी डिवाइडेड बाय कौन है a प्लस बी मतलब 3 प्लस 3 a प्लस बी 3 प्लस 3, और फिर ये फाइनली कितना बनता है, अगर आप काटापीटी करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 4 3 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 मतलब कि 3 होता है, और नीचे कितना लिखा है 3 प्लस 3 यानी कि 6 लिखा है। इसको आप काटापीटी करोगे तो 3 आएगा, √3 और 3 भी कटेगा क्योंकि 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 और √3 इंटू √3 के साथ एक √3 कट गया, ये बनेगा 1/√3, √3 के साथ 3 को √3 इंटू √3 लिखा तो √3 कट गया तो 1/√3, तो tan थीटा का आंसर 1/√3, tan थीटा का आंसर 1/√3। तो आप मुझे बताओ tan की वैल्यू 1/√3 कब आती, एंगल बता रहे हैं ना, tan की वैल्यू 1/√3 कब आती, तो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखोगे तो 1/√3 आता है 30 डिग्री पे, तो एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना होता है, वैल्यूज निकालो और सोचो कि tan की वैल्यू 1/√3 कब आती, 30 डिग्री पे, तो इसका आंसर 30 रहेगा। इसकी जगह पे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बस a h और b निकालो, फॉर्मूले में रखो, जो भी आंसर आएगा उसको tan के टेबल में देख लेना, है ना। ये था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उम्मीद है आपको समझा होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए और एक दो बार प्लीज वीडियो खत्म होने के बाद ट्राई करना, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके खुद से लिख भी सकते हो, है ना, इधर की इधर ही बढ़िया से प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट आखिरी चैप्टर जिसमें थ्योरम है, ट्रिग्नोमेट्री में थ्योरम था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में और वेक्टर में, मैथ्स 1 की मैं बात करूं, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला है कोलिनियर वाला थ्योरम, कि कोलिनियर करके एक थ्योरम है, कोलिनियर है, कोप्लेनर है, ऐसे थ्योरम्स है। इसमें कैसे लिखा रहेगा कि 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, ए और बी खुद को कोलिनियर बुला रहे, तो आपको साबित करके बताना इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर्स m and n, at least one of them is non-zero such that m vector a plus n vector b equals to 0। आसान शब्दों में कहूं मैं तो उन्होंने क्या बोला है कि a और b खुद को कोलिनियर बुला रहे हैं, तो आपको बताना है कि a और b अगर कोलिनियर है तो ये वाला आंसर लाके दिखाना है, ये गिवन है और ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करके दे रहे हो, तो प्रूफ समझना, अगर मुझे प्रूफ करना है तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं टू प्रूफ, कि मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि n वेक्टर a प्लस n वेक्टर b ऐसा आंसर लाके दिया दिखाओ, और दिया क्या है, तो आपको गिवन में दिया है कि वेक्टर a एंड वेक्टर b ये कैसे है, आर कोलिनियर, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। वेक्टर के केस में वेक्टर जो होते हैं वो फ्री वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स मतलब सपोज ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये अगर फ्री वेक्टर्स है तो वेक्टर में क्या होता है ना, आप इसको मूव कर सकते हो, मतलब किसी भी वेक्टर को कहीं पे भी मूवमेंट आप कर सकते हो, बस शर्त यह है कि उसकी ना डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। तो इस वेक्टर को उठा के आप कहीं पे भी रख दो, है ना, तो वो कोलिनियर ही कहलाएगा। कोलिनियर का मतलब ऐसे, ये एक वेक्टर है और उसी के ऊपर दूसरा कोइंसिडेंट जैसा, तो पैरेलल वेक्टर और कोइंसिडेंट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और कोइंसिडेंट वेक्टर जो होता है वो सेम ही गिने जाते हैं। तो उन्होंने कोलिनियर बोला मतलब पैरेलल की ही बात करें, दोनों वेक्टर पैरेलल ही है, कोलिनियर ही है। अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। पैरेलल का मतलब क्या है, पहले ये देखो ना, ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या, उनकी डायरेक्शन एक तो सेम होगी या अपोजिट होगी,
तो कोई भी दो वेक्टर अगर कोलिनियर होते हैं या पैरेलल होते हैं तो उसका डायरेक्शन जो है वो तो सेम होती है, नहीं तो अपोजिट होती है। डिफरेंट नहीं बोला मैंने, हाँ डिफरेंट अलग चीज होगी, सेम होगी या अपोजिट होगी अगर कोई भी दो वेक्टर कैसे होते हैं, कोलिनियर होता है। अच्छा, अगर कोलिनियर है मतलब डायरेक्शन सेम होंगी या अपोजिट होंगी। तो डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन क्या होता है, ए की जो डायरेक्शन होती है वेक्टर ए की डायरेक्शन हो जाएगी ए कैप, और बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बी कैप। तो कोई भी दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उनकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, एक तो सेम रहेगी या फिर अपोजिट रहेगी। सेम मतलब प्लस में लेंगे, अपोजिट मतलब माइनस में लेंगे। तो जो ए कैप है, ए की जो डायरेक्शन है और बी की जो डायरेक्शन है वो सेम या फिर अपोजिट। तो अपोजिट दिखाने के लिए मैंने माइनस का साइन ले लिया। अब ये तो डायरेक्शन हो गई ना, ये तो डायरेक्शन दिया है। और आपको पता है डायरेक्शन को हम लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर जैसे वेक्टर ए है उसको अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो वो डायरेक्शन ही तो होती है। तो मैंने सिंपली क्या किया, डायरेक्शन को लिखा है उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो डायरेक्शन को लिखने का ये तरीका है। यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, किसी भी इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बस उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो। तो डायरेक्शन ये ए कैप थी तो ए कैप को मैंने ऐसे लिखा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर में से मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दोगे, छीन लोगे तो डायरेक्शन नहीं मिलेगा। सिमिलरली इधर इधर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का साइन देंगे। वेक्टर ये यूनिट कैप है, मतलब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन को लिखने का और क्या तरीका होता है, डायरेक्शन को आप लिख सकते हो उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो। बस ये चीज आपको समझना है। क्या क्या है, एक कैप को हटाना है तो उसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया और इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। अब बस अपना प्रूफ आ गया। अगर आप यहां तक समझ गए तो प्रूफ हो चुका है। कैसे, बस इसके बाद उन्हें एक छोटा सा जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ ये वेक्टर है जैसे का वैसे, इसको नाम दे देना n, ये प्लस माइनस जैसे का वैसे, या फिर एक काम बताओ, अभी बनाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये वाली चीज को इधर बुला लो, ये वाली चीज को इधर बुलाओ, ये बनेगा वेक्टर मॉड बी इंटू वेक्टर ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाली चीज इधर और ये वाली चीज इधर, तो प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी, प्लस माइनस से इधर आएगा तो ये बना है वेक्टर बी वेक्टर ए, माइनस प्लस प्लस माइनस कैसे भी लिखो, इधर शिफ्ट हुआ तो ऐसे। ठीक है, बस शफलिंग किया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर ये वाली चीज को इधर लेके आया, ये वाली चीज को इधर लेके आएंगे तो जीरो बनेगा, जीरो वेक्टर बनेगा। अब इसके बाद देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। देखो ये आंसर लाना था, ये आंसर आ गया, ये लाना था, ये आ गया। अब क्या करो, बस कंपेयर करो किसकी जगह पे कौन है। तो मॉड बी की जगह m, ए जैसे का वैसे, प्लस मॉड ए की जगह पे n और b जैसे का वैसे। तो आप सिंपली क्या कर लेना, लेट ये जो मॉड b है इसको n नाम दे देना, और ये जो आपको माइनस प्लस में आपको दिख रहा है मॉड a, इसको n नाम दे देना। तो n नाम देने से क्या होगा, अगर इसको m बुलाया तो ये m वेक्टर a, ये प्लस माइनस तो हट गया, इसकी जगह n लिख रहे हो तो प्लस n और b जैसे का वैसे। बस हेंस प्रूव है ना, मतलब कुछ भी किया है उन्होंने, इसको m बोल दिया तो ये m बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a को n बुलाना है तो n बन जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसा ही प्रूफ है, टेक्स्ट बुक में भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये मैंने कोई अपने घर से नहीं बनाया, ऐसा ही प्रूफ है और आपको पेपर में ऐसा ही लिखना है। ठीक है, तो b को बोल देना m, a को बोल देना n, तो इस तरीके से प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, पर इसमें एक बात आपको नोट करनी है, यहाँ पे लिखा है इफ एंड ओनली इफ। जब भी इफ एंड ओनली इफ रहता है तो उसका मतलब होता है कि थ्योरम को आप रिवर्स ऑर्डर में भी प्रूफ करके बताओ। रिवर्स ऑर्डर में मतलब क्या, तो उन्होंने क्या दिया था, एम ए प्लस एन बी इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना था, जबकि ए और बी कोलिनियर थे। ए और बी कोलिनियर है, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एम ये वाले, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कोलिनियर है, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 दिखाना था। रिवर्स का मतलब अब लीनियर कॉम्बिनेशन को गिवन कंसिडर करो और कोलिनियर प्रूफ करो। पहले कोलिनियर था तो ये प्रूफ करके बताया, अब रिवर्स, रिवर्स मतलब ये गिवन है और ये लाके दिखाओ, ये गिवन है और ये लाके दिखाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स वाली चीज प्रूफ करना। ये कब करना पड़ता है, जब भी थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ बोला जाए तब। तो मैंने पहले लीनियर कॉम्बिनेशन 0 प्रूफ करना था, अभी मैं कोलिनियर प्रूफ करूंगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ये तो पूरा जुगाड़ वाले थ्योरम था, और इसका रिवर्स वाला भी वैसे ही जुगाड़ वाला ही प्रूफ है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए और मैं अब उल्टा कर देता हूं, जो गिवन है वो टू प्रूफ में, जो टू प्रूफ में वो गिवन में। एक काम कर देते हैं, ये रिवर्स में कर देता हूं, जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए एंड बी ये कोलिनियर लाके दिखाना है, ये कोलिनियर लाके दिखाना है। और इस बार गिवन क्या है, गिवन है एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये दिया है। ठीक है,
वो कैसे लाओगे तो वो भी देख लो। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर दिखाना है, तो कोलिनियर की एक कंडीशन होती है कि आप वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इसको कोलिनियर कब बुला सकते हैं, जब आप ये तभी बुला सकते हो जब वन वेक्टर याद रखना है, वन वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। यानी अगर आप किसी एक वेक्टर को स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर लिखते हो तो उसका मतलब होता है कि दोनों वेक्टर कैसे कोलिनियर है। यानी वेक्टर ए को अगर आप लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी ऐसा लेके आते हो, ऐसा आंसर साबित करते हो, तो उसका मतलब होता है कि वो कोलिनियर है। वन वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज स्केलर मल्टीपल, जो कि लैम्डा है, स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ठीक है, अगर ऐसी लाइन ला ली तो दोनों वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे। जबकि मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास ये है, तो इसी में मैं कुछ जुगाड़ उगाड़ करके ऐसी चीज ला लूंगा, ये आ गया तो ये आ गया तो ये। ठीक है, अब इसको ये कैसे लाएंगे तो वो देखना। m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b इक्वल्स टू 0, तो वेक्टर a अकेला चाहिए तो शिफ्टिंग करो, तो आपको दिखेगा m वेक्टर a इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो माइनस n वेक्टर b बनेगा। a अकेला चाहिए, m मल्टीप्लाई है तो m को डिवाइड में लेके जाओ, तो आपको दिखेगा वेक्टर a इक्वल्स टू, ये लिखा है माइनस n डिवाइडेड बाय m वेक्टर b। m मल्टीप्लाई में था, बस डिवाइड में चला गया, ये आ गया। दिख रहा है क्या ये दोनों सेम टू सेम? हाँ दिख रहा है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको क्या बोल देंगे, जुगाड़ क्या करेंगे, इसको बोल दो लैम्बडा, ये बिल्कुल इसके जैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे लेट जो माइनस n अपॉन m है इसे लैम्बडा बोल दो। हालांकि ये ऐसे बोल सकते क्या, तो इसके पीछे का भी लॉजिक आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली m और n जो है वो कांस्टेंट होता है, और लैम्बडा जो है वो भी एक प्रकार का कांस्टेंट ही है, स्केलर ही है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करो, साइन चेंज करो, तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। जैसे नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर मिला ऐड करते हो तो नेचुरल नंबर ही मिलता है, सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी नेचुरल नंबर मिलता है। वैसे किसी भी कांस्टेंट में कांस्टेंट का डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा, तो इसको एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन आप जुगाड़ याद रखना कि अच्छा इसको इसकी तरह बनाना है, इसको लैम्बडा बोले, ये लैम्बडा बन गया तो ये चीज ऐसी बन जाएगी, ऐसी है मतलब ये, ऐसी है मतलब ये। तो आपको ऐसा लिखना है पूरा प्रॉपर। ठीक है, तो 2 से 3 मार्क्स के लिए ये वाला थ्योरम आता है, ये आप लिख लीजिए। अच्छा इसमें एक और चीज, कभी कभी क्या होगा, ये m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b इक्वल्स टू 0 ऐसा लिखने के बजाय वो ऐसा भी ले देंगे, और t1 वेक्टर a प्लस t2 वेक्टर b इज इक्वल्स टू 0। तो कंफ्यूज नहीं होना, m और n की जगह t1 और t2 अगर दिया है तो हम भी एक काम करेंगे, जहां जहां m और n दिया था उसको t1 और t2 मान लेना, बस वो चेंजेस करने मेरे, बाकी पूरा जुगाड़ ऐसे ही है। अगर t1 t2 है तो यहाँ t1 t2 आएगा, शिफ्ट होगा, t1 अपॉन t2 ऐसा कुछ तो भी मिलेगा, उसको लैम्बडा बोल देंगे, तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा भी रहा तो कंफ्यूज है ना, पेपर में तो ये नहीं तो ये, दोनों में से कुछ भी लिखा रह सकता है। नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कोप्लेनर वाला। इसमें आपको क्या बोलेंगे कि 3 वेक्टर्स दिए हैं। अच्छा 3 क्यों, कोलिनियर में तो 3 नहीं थे, कोलिनियर में तो 2 ही है। तो इसके पीछे का रीजन सुनना। कोलिनियर एक तरीके का पैरेलल वाली कंडीशन समझ लो, तो पैरेलल के लिए 2 लाइंस की जरूरत है, तो ऐसे आप पैरेलल साबित कर सकते हो। कोप्लेनर के लिए हमेशा 3 लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 3 लोग जो है वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब ये कोप्लेनर क्या चीज है, कोप्लेनर मतलब होता है ऐसे वेक्टर्स जिनको आप जैसे सब ये 3 वेक्टर ले लिए, ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो ये अभी जो मैंने डायग्राम बनाया ना ये नॉन कोप्लेनर की है। ये नॉन कोप्लेनर का मतलब होता है कि अगर कोई कार्डबोर्ड लेते तो कार्डबोर्ड आप चिपका नहीं पाओगे, इधर से चिपका तो ये वाला छूट जाएगा, इधर से चिपका तो ये वाला छूट जाएगा, इधर से चिपका तो ये वाला छूट जाएगा। तो ये कोप्लेनर नहीं है। कोप्लेनर मतलब जिनको आप तीनों वेक्टर को एक ही कार्डबोर्ड पे चिपका सकते हो, उसे कोप्लेनर बोला जाता है ना। जैसे एक इधर की तरफ है, एक सपोज इधर की तरफ है, और एक ऐसा बाहर निकला हुआ है, तो नॉन कोप्लेनर है, 3D वाला वर्जन। लेकिन अगर तीनों के तीनों इधर ही बना दिए, ऐसे तीनों के तीनों चपटे बना दिए तो कार्डबोर्ड चिपक जाएगा ना ऐसे, तो ये तीनों कैसे, ये कोप्लेनर है। ठीक है, तो ये बेसिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कोप्लेनर का। तो कोप्लेनर के लिए हमेशा कितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, 3 वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 3 में ही हम कोप्लेनर है कि नहीं है ऐसा साबित करके दिखा सकते हैं, 2 पे नहीं दिखा सकते। कोई भी 2 वेक्टर आप बनाओ कार्डबोर्ड तो चिपक ही जाएगा, फिर कैसे भी बनाओ वो तो लगने ही वाला है। तो इसलिए हम 2 के लिए डिस्कस नहीं करते, कोप्लेनरिटी जो है वो हम 3 वेक्टर्स के लिए डिस्कस करते हैं। अब आपको 3 वेक्टर्स दिए ए बी सी, और आपको बताना है कि ये जो है अगर कोप्लेनर है तो एक्स वेक्टर है प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी जो है वो 0 आना चाहिए।
ये जो लिखा रहता है ना इस तरीके से, इसके पहले वाले में भी देखा था m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b इक्वल्स टू 0। अब ये देख रहा है, इनको ना लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन। जब भी ऐसे प्लस करके एडिशन अगर 0 आती है, एडिशन करने पे अगर आंसर 0 आता है तो उसे लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसे बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये याद रखना, वर्ड याद रखना बस। लीनियर कॉम्बिनेशन जो वो 0 आता है। अब कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पे 3 वेक्टर्स की बात चल रही है। इसके पहले हमने क्या देखा था? कोलिनियर देखा था। तो कोप्लेनर का जो प्रूफ है, ध्यान से सुनना, कोप्लेनर का जो प्रूफ है वो कोलिनियर की मदद से आता है। यानी कोलिनियर वाली चीज यूज करके हम कोप्लेनर वाली चीज प्रूफ करते हैं। वो कैसे करेंगे तो देखना, इसका प्रूफ बता रहा हूं। आपने एक और बात नोटिस की होंगी, यहाँ पे लिखा है इफ एंड ओनली इफ, मतलब रिवर्स वाला भी हमें करना है। ठीक है, तो रिवर्स वाली चीज तो बाद में है, पर करना है। पहले अपन नॉर्मली सॉल्व करते हैं प्रूफ के ऊपर। सबसे पहले टू प्रूफ कि मुझे क्या साबित करके दिखाना है। मुझे साबित करके दिखाना है ये वाली चीज कि x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c, इसका आंसर 0 लाके दिखाना है, 0 वेक्टर लाके दिखाना है। अब कैसे प्रूफ करूंगा? तो प्रूफ देखो मैं कैसे करूं। अब इसमें पहली 2 केसेस बनेंगी। तो पहली केस, केस नंबर 1, फर्स्ट केस क्या रह सकती है? अगर 3 वेक्टर बोल रहे कि कोप्लेनर हमें दिया है, कोप्लेनर वाली चीज दी है, तो उसमें से वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, ये क्या दिया? ये कोप्लेनर दिया है। अगर ये कोप्लेनर है तो कोप्लेनर के अंदर पैरेलल वाली कंडीशन बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, नहीं बन सकती है। 3 वेक्टर्स अगर मैंने आपको बनाने के लिए बोले तो उन तीनों में से ऐसा हो सकता है ना कि 2 पैरेलल हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, 2 पैरेलल भी हो सकते, नहीं भी हो सकते, दोनों केसेस बनते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि अच्छा चलो देखते हैं कि कोई पैरेलल तो नहीं है, और अदर केस में लेंगे कि चलो कोई भी पैरेलल नहीं है करके। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूं कि एबीसी अगर ये कोप्लेनर दिए है तो अज्यूम करते कि लेट कि इनमें से कोई भी 2 कैसे है कि कोलिनियर है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, किसी भी 2 ले सकते हो, ए बी लो, बी सी लो, ए सी लो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। इनको मैं कोलिनियर मान लेता हूं कि ए और बी जो है वो सपोज क्या है? कोलिनियर है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कोलिनियर ना हो। ठीक है, तो पहले मैंने क्या लिया कि ए और बी कैसे कोलिनियर है। अगर ए और बी कोलिनियर है, ए और बी अगर कोलिनियर है, तो मैंने अभी आपको बताया था इसके पहले वाले थ्योरम में, कोई भी 2 वेक्टर अगर कोलिनियर होते हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो एडिशन है वो कितनी आएगी? वो 0 आएगी। बस आपको मदद किसकी लेनी पड़ेगी? m और n की। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी अभी इसके पहले वाले थ्योरम में कि m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b 0 आता है अगर 2 वेक्टर कैसे हो? कोलिनियर हो। तो बस m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b क्या आएगा? 0। पर हमारी कहानी में ना इस बार m n वगैरह नहीं है, इस बार कौन है? x y z है। तो क्या स्मार्टनेस लगाएंगे? अपन भी जुगाड़ करेंगे। m की जगह क्या लेंगे? x, और n की जगह क्या ले लेंगे? y। तो x वेक्टर a प्लस n वेक्टर b किसके बराबर आ जाएगा? 0 वेक्टर के बराबर आ जाएगा। पर ये वाली चीज तो मेरे को तो ऐसा लाना है जबकि मेरा आंसर ऐसा आया। ठीक है, ये आंसर लाना था जबकि मेरा आंसर ऐसा ला। तो अब क्या करूं? यहाँ पे तो z मतलब a वेक्टर आ गया, b वेक्टर आ गया, c वेक्टर तो आया नहीं, तो वो देखो कैसे लाया गया। तो अगर वो चीज मुझे लानी है तो मैं इसको लिखूंगा कि देखो ये लिखा है x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b और c वेक्टर तो है नहीं, तो इसको अपन लिखेंगे 0 इंटू वेक्टर c, 0 इंटू वेक्टर c ले लेंगे और इक्वल्स टू कितना? 0, क्योंकि 0 इंटू एनी टर्म इज 0, c वेक्टर छुपा हुआ था। फिर हम लिखेंगे कि देखो भाई ये x वेक्टर a है, ये y वेक्टर b है, और 0 को नाम दे देंगे z, 0 को नाम दे देंगे z इक्वल्स टू c। थ्योरम ही ऐसा है, इसमें मेरी गलती नहीं है, थ्योरम ही ऐसा है। और इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस बात से खुश होना है कि भगवान धन्यवाद कि चलो कैसे तो ला रहे हैं 0 करके, 0 को z बोल दिया। z जो है ना बेसिकली कांस्टेंट है और 0 कांस्टेंट होता है, 0 कांस्टेंट होता है, तो इसलिए मैं 0 को एज ए z से रिप्रेजेंट किया। बस हो गया प्रूफ। x वेक्टर है, y वेक्टर भी प्लस z वेक्टर c इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन एक कब आया सर? आपने 2 कोलिनियर लिए थे इसलिए आया। और अगर कोलिनियर नहीं होते तो, अगर तीनों वेक्टर कोलिनियर नहीं होते तो फिर आप क्या कैसे करते? फिर आप इसको सॉल्व कैसे करते? तो वो देख लेते हैं सेकंड केस में, केस नंबर 2। सेकंड केस में क्या ले लेते कि सपोज करते कि वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c नन आर कोलिनियर, नन आर कोलिनियर। कोप्लेनर तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोलिनियर से कोप्लेनर का प्रूफ करते हैं। कोप्लेनर हमें दिया था, बस लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर 0 लाना। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी नन आर कोलिनियर। अगर कोई भी कोलिनियर नहीं है तब आप क्या करोगे? तब आप कैसे साबित करोगे कि x वेक्टर ए प्लस y वेक्टर बी प्लस z वेक्टर सी जो है वो 0 होता है?
तो वो देख लेते हैं, ये आप अच्छे से समझ लो, फिर वो वाला देखेंगे। अब उसको कैसे लाएंगे वो देखते हैं। अगर कोई भी तीनों में से कोई भी कोलिनियर बनने को राजी नहीं है, तो हमने देखा कि अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो दोनों की एडिशन 0 आए, क्योंकि कोलिनियर है। और कोई भी अगर कोलिनियर नहीं है, तो अगर कोलिनियर नहीं है तो इनकी एडिशन फिर 0 आएगी क्या? नहीं, कोलिनियर है तो 0 आया, और कोलिनियर अगर नहीं है तो 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा मतलब कुछ और आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है मतलब कुछ और आ रहा है। मतलब ये जो आएगा, इसका मतलब हुआ कि ये जो x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b है, इसका आंसर अगर कोलिनियर है तो 0 आता है। कोलिनियर अगर नहीं है, कोलिनियर अगर नहीं है मतलब कुछ और आएगा। कुछ और वेक्टर क्या? कोई एक नया वेक्टर आएगा, उसको c नाम दे दो। कुछ और आएगा ना, 0 नहीं लिया मैंने, c ले लिया। अब आप c को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये लिखा है x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b, c इधर आया तो माइनस वेक्टर c इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ, मुझे अगर ये आंसर लाना है जबकि मैंने ये लाया है, तो मैं ऐसा क्या करूं इसके साथ ताकि ये ऐसा बने? अब ये वाला जुगाड़ आप सोचो, क्या करूं ऐसा कि ये बिल्कुल इसके जैसा दिख जाए? बोलो। हाँ, ये जो माइनस में है, ये माइनस वाले को क्या बोल देंगे? z बोल देंगे। हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट, ये जो -1 ले लेते, ठीक है, ये जो -1 है इसे क्या नाम दे देंगे? z ले लेंगे। अगर इसे आप z बुलाते हो तो x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c, ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो दोनों केसेस में हमने देख लिया कि कोलिनियर अगर है तो कैसे लाते हैं, कोलिनियर अगर नहीं है तो कैसे आंसर लाया जाता है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ लिखा है, मतलब इसका कॉन्वर्स वाला भी पार्ट होगा। रिवर्स में भी हमें प्रूफ करना है कि अगर ऐसा दिया है तो फिर आप ये कोलिनियर प्रूफ करके बताओ, है ना। तो वो वाली चीज लिख लेते हैं, या आप लिखते भी चलिएगा कैसे किया है। अब उल्टा, अब ये वाली चीज एज ए गिवन रहेगी और कोप्लेनर साबित करना है, कोप्लेनर मेरे को प्रूफ करना है, तो वो मैं लिख लेता हूं। अब मैं गिवन में क्या कंसीडर करूंगा, मतलब टू प्रूफ। अब मुझे कोप्लेनर प्रूफ करना है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये कोप्लेनर प्रूफ करना है। जबकि गिवन क्या है, तो गिवन में है ऑलरेडी ये चीज दी है कि x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c इज इक्वल टू 0, ये दिया है। और इससे कोप्लेनर देखो कैसे लाया जाएगा। अगर आपको कोप्लेनर बताना है तो कुछ, अगर आप माइंड मैप में भी देखोगे ना, तो ये माइंड मैप में भी चीजें मैंने लिखी है कि कोई भी दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर कोलिनियर होते हैं या पैरेलल होते हैं, तो आप वेक्टर, एक वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हो स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। और अगर कोई भी तीन वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, अगर कोप्लेनर होते हैं, मैं थ्योरम की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोप्लेनर होते हैं तो वन किसी भी एक वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ये यहाँ पे ले लेंगे लैम्बडा और यहाँ पे ले लेंगे म्यू। तो लीनियर कॉम्बिनेशन को मतलब किसी भी दो वेक्टर की एडिशन को आप तीसरे वेक्टर के बराबर दिखा सकते हो। अगर कैसे होते हैं, कोप्लेनर दिखा सकते हैं। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, कोलिनियर लाने के दो तीन तरीके होते हैं, उसमें से ये एक तरीका है। वन वेक्टर इज एक्सप्रेस एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। कोप्लेनर प्रूफ करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका यह है कि वन वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। ठीक है, तो हम ये वाले तरीके का इस्तेमाल करेंगे। तो और ये क्या चीज है, ये भी कोप्लेनर की कंडीशन है, पर ये तो प्रूफ, मतलब इस बार ये गिवन है और कोप्लेनर लाना है, तो इसको मैं ऐसा लाऊंगा और ऐसा होगा तो कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वैसे कैसे लाएंगे, तो वो देखो, सबसे पहले आप क्या करना, किसी भी एक वेक्टर को अकेला कर दो, किसी भी एक वेक्टर को अकेला करो। जैसे वेक्टर ए को अकेला करेंगे, बाकी सबको शिफ्ट करना। ये लिखा है x वेक्टर a इज इक्वल्स टू माइनस वाई वेक्टर b माइनस z वेक्टर c। फिर क्या करूं, x मल्टीप्लाई में तो x डिवाइड में जाएगा, दोनों के डिवाइड में x जाएगा। अगर दोनों के डिवाइड में x गया तो वेक्टर a इज इक्वल्स टू या जाएगा y माइनस वाई डिवाइडेड बाय x वेक्टर b और फिर माइनस z डिवाइडेड बाय x वेक्टर c। और फिर क्या लिखूंगा, अगर ऐसा दिखाना है तो मैं लिखूंगा वेक्टर a इज इक्वल्स टू, इसको क्या नाम दे दूं, इसको नाम देता हूं तो लैम्बडा, वेक्टर b, और इसको क्या नाम दे दूं, म्यू। अच्छा, माइनस भी यूज कर लेंगे तो प्लस आ जाएगा, मतलब ये पूरा, ये माइनस को मिला के यू बोल देंगे, ये बन जाएगा वेक्टर सी। तो देखो, वेक्टर ए को एक्सप्रेस किया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, इसका मतलब ये जो है ये कोप्लेनर। तो आप लिखना कि देयरफॉर वेक्टर ए वेक्टर, अच्छा वो इंग्लिश वाली लाइन लिखते हैं ना, थोड़ा सा वजन बढ़ेगा फिर,
कि here one vector is expressed as linear combination, देखो ना प्लस कर रहे हैं ना, linear combination of other two, hence वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर कैसे कोप्लेनर है। ये कॉन्वर्स वाला पार्ट है, तो यहाँ पे कॉन्वर्स लिखना, ये कॉन्वर्स वाला पार्ट था, कॉन्वर्स लिख, ठीक है। बस इस तरीके से आपको ये वाला थ्योरम करना था। अगले थ्योरम के ऊपर बढ़ता है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे शिफ्टिंग विफ्टिंग करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। ना करने के तो बहुत सारे बहाने होते हैं, करने का एक बहाना तो सोचो, है ना। करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। पहले इंटरनल डिवीजन वाला बता रहा हूं। इसमें बोला कि ए बी आर ऐसे तीन लोग दिए हैं और एक पोजीशन वेक्टर है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल आर रिस्पेक्टिवली, और आर जो है वो डिवाइड कर रहा है, मतलब आर जो है वो टुकड़े कर रहा है किसके, ए बी के। इंटरनल अंदर से टुकड़े कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं आप लोगों को, ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये सपोज ये डायग्राम बने, ये एक पॉइंट ले लेते ए, ये वाला पॉइंट है बी, और आर डिवाइड करा है, आर टुकड़े करा है, तो आर कहीं पे भी ले लो, एकदम बीचों बीच लेंगे तो मिड पॉइंट हो जाएगा, कहीं पे भी आप ले सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे ले लेते हैं ना, ये आर है सपोज, ये आर है, और हर एक के पोजीशन वेक्टर है, ए के पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, बी के पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, और आर के पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर। स्मॉल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करता है। और किस में डिवाइड करा है, m/n में, मतलब यहां से लेके यहां तक m है और यहां से लेके यहां तक n है। बस ऐसी डायग्राम आपको दी है, डायग्राम अपन ने बनाया, और आपको साबित करना है कि वेक्टर आर जो है ऐसा कुछ तो भी लाके दिखाना है। बहुत सिंपल सा थ्योरम है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बोलू, देखो इसका प्रूफ कैसे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो डायग्राम कैसे बनाते हो आप देख लो। ए बी को आर डिवाइड करा था, ए बी बना, आर डिवाइड करा, ये एम है ये आर है। प्रूफ करने का तरीका बहुत सिंपल से, स्टार्टिंग में बहुत आसान है। क्वेश्चन ने ही सारा आंसर दे दिया है, मतलब क्वेश्चन ने ही बता दिया है कि स्टार्टिंग कहां से करनी है। क्वेश्चन ने क्या बोला, ये वाला एम है ये वाला एन है, बस इसको रेशियो के फॉर्म में लिखो। रेशियो का मतलब क्या होता है, ए से लेके आर तक, उन्होंने क्या बोला, ए से लेके आर तक, इसको वेक्टर में ले लेंगे, डिवाइडेड बाय आर से लेके बी तक, आर से लेके बी तक, इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, ये m/n के बराबर है, m/n, ये तो होता है, ये m है ये n है, तो AR/RB जो है वो m/n के बराबर दे। बस यही आपको आंसर लाके देगा। कैसे, तो वो देखना। अब मैं सिंपली क्या करूं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा n इंटू वेक्टर AR इज इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर RB। ठीक, बस इसमें ना पोजीशन का ध्यान रखना, AR है फिर RB है, ठीक है। तो AR और RB लिखा। अब आप क्या करो, ये n जैसे का वैसे, आपको पता है AR का मतलब होता है वेक्टर R माइनस वेक्टर A, उल्टा रिवर्स ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ये वाला बोलो, RB को क्या लिखूं, B माइनस R। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो n वेक्टर R माइनस n वेक्टर A इज इक्वल्स टू, m को मल्टीप्लाई करोगे तो m वेक्टर B माइनस m वेक्टर R। मुझे चाहिए कौन, मुझे तो R अकेला चाहिए था, तो सब R वाले को लेफ्ट में रखो, बिना R वाले को राइट साइड में लेके जाओ। ये R वाला बंदा है तो ये जैसे का वैसे, R वाले को इधर लेके आओगे तो माइनस का प्लस m वेक्टर R, ये m वेक्टर B जैसे का वैसे, ये माइनस वाली चीज उधर गई तो प्लस n वेक्टर A। फिर आप देखोगे तो इसमें से R कॉमन आता है, तो बचा कौन, n प्लस m, और ये m वेक्टर B प्लस n वेक्टर A। मैं कुछ नहीं करा, बस शफलिंग वफलिंग ही करो, कुछ दिमाग में लगाना है, बस कैलकुलेशन ही है। स्टार्टिंग तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं स्टार्टिंग से करके दिया था। ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में जाएगा तो वेक्टर R ये बराबर किसका आएगा, ये लिखा है m वेक्टर B प्लस n वेक्टर A। ये मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट डिवाइड में जाएगा तो n प्लस m लिखो या n प्लस n लिखो, एक ही बात है। बस हेंस प्रूव हो गया। इतना सिंपल सा थ्योरम है ना। तो ये आप लिख लीजिए। एक्सटर्नल वाला कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूं, पर पहले आप ये लिख लीजिएगा। मैं तब तक चौक ले लेता हूं। ठीक है, हो गया होगा। अब देखो, अगर यही चीज एक्सटर्नल के लिए पूछी जाती है, मतलब अगर ये यहाँ पे अगर एक्सटर्नली लिखा रहता
एक्सटर्नली, तब क्या करें, तब भी ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, थोड़ा सा ही आएगा। एक्सटर्नली बोला है तो फिर फॉर्मूले में माइनस लाना होता है। अब माइनस कैसे लाओगे, अगर एक्सटर्नली बोला है तो ये डायग्राम मिटा देता हूं। एक्सटर्नली बोला है तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाए, इसको मैंने बोल दिया ए, ये वाले पॉइंट को बोल देंगे बी, और एक्सटर्नली का मतलब इस बार बाहर है, तो ये जो पॉइंट है ना अपना आर नाम का, वो बाहर है। इसके पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, इसके पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, इसके पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर। और इस बार रेशियो क्या होता है, रेशियो तो हमें आर से गिनना होता है, मतलब ए से लेके आर तक, ए से लेके आर तक एम होगा, और बी से लेके आर तक जो है वो एन होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आप आगे क्या करोगे, बस ये वाला डाटा यूज करके हमें प्रूफ करना है। अगर आप देखोगे तो ए से लेके आर तक कौन है, एम, ए से लेके आर तक कौन है, एम, और इस बार देखो अल्फाबेट बदल गया, अब बी से लेके आर तक, हमेशा लेफ्ट टू राइट सोचना, बी से लेके आर, जबकि पहले कौन था, आर से लेके बी था, अभी कौन है, बी से लेके आर जाओगे तब एन आएगा। मतलब अब आपको आर बी नहीं लिखना, अब आपको बी आर लिखना है, अब आपको क्या लिखना है, बी आर लिखना है। बस अब आप सॉल्व करके देखोगे तो अपने आप एक्सटर्नल वाला बन जाएगा। बस इतना सा छोटा सा चेंजेस है, देखो मैं करके बता रहा हूं, बी आर को इधर भेजोगे, इधर बन जाएगा बी आर, बाकी ये पूरी चीज जैसे कि वैसे बी आर। अब फाइनल में कौन बन गया, आर फाइनल में बन गया, तो ये आ जाएगा आर माइनस बी, आर माइनस बी, फिर यहाँ पे पहले आएगा आर, फिर आएगा बी, फिर आर वाले को शिफ्ट करोगे तो एम आर, इधर आया तो माइनस में एम आर, और ये माइनस एम बी जैसे का वैसे, ये जो माइनस एम बी है, माइनस एम बी है वो जैसे का वैसे, और एन ए इधर गया तो प्लस एन ए बनेगा। फिर आगे क्या करूं, फिर आगे आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से कौन कॉमन आ रहा है, तो आर कॉमन आ रहा है, तो एन माइनस एम, ये बनेगा एन माइनस एम, और यहां से कौन कॉमन आ रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस में, और ये प्लस एन है जैसे का वैसे। फिर आप क्या करोगे, फिर आप एक काम करना, इसमें से अगर आप माइनस का साइन कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। अगर आपने माइनस का साइन कॉमन निकाला तो ये वाली चीज फिर माइनस बन जाएगी, क्योंकि आपने माइनस का साइन कॉमन निकाला है। तो माइनस का साइन अगर आप कॉमन निकालते हो, माइनस का साइन कॉमन निकालते हो, तो एम वेक्टर बी ये बनेगा माइनस एन वेक्टर ए, और ये एन माइनस एम है, ये लिख लेता हूं एन माइनस एन, एन माइनस एन। अब क्या होगा, ये वाला माइनस इन दोनों की पोजीशन बदल देगा, नीचे वाले की, ये जो माइनस है इन दोनों की पोजीशन बदल देगा, तो एम पहले आएगा एन बाद में आएगा, तो आपको मिलेगा इसके बाद ऊपर में बचा एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय, ये वाला जो माइनस है ये इन दोनों की पोजीशन बदल देगा, तो ये एन पॉजिटिव था तो ये निगेटिव बनेगा, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव बनेगा, मतलब एम माइनस एन बनेगा। बस हैंस प्रूफ, इतना सा जुगाड़ है बस एक्सटर्नल के लिए। ठीक है, तो बस आपको पोजीशन याद रखने, डायग्राम अगर आप बराबर बनाते हो तो वो अपने आप आ जाता है। ठीक है, अगले थ्योरम के ऊपर बढ़। नेक्स्ट हमें शो करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर है, वेक्टर बी वेक्टर सी, ए बी सी कौन होता है, बेसिकली क्वार्टर माइनस एजेस होते हैं पैरेललोपाइड के। क्या मतलब है इसका, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसका। इसका अगर प्रूफ करना है तो पहले पैरेललोपाइड बोला है तो पैरेललोपाइड बना लेना, ये मैं पैरेललोपाइड बना लेता हूँ इस तरीके से, या पहले ऐसे पैरेललोपाइड बना देना। क्यूबॉइड जैसा ही होता है और थोड़ा सा टिल्टेड होता है। टिल्टेड मतलब अगर आप इसे कोई एक्सिस का नाम दे देते हो, इसे कोई पर्टिकुलर एक्सिस का नाम दे दो, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये वाली जो है बैक साइड से जो आ रही है इसे आप जेड एक्सिस मान लो ना, कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट ले लेना, कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट ले लेना, और ये ओरिजिन है अपना, और एक ऐसा वर्टिकल ले लेते हैं, थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है, डायग्राम आपको समझे इसीलिए। तो ये बन गई अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी बन गई वाई एक्सिस, वाई एक्सिस किसी भी मान सकते हो, इसे वाई एक्सिस मान लो, इसे जेड एक्सिस मान लो, जो बाहर की तरफ निकले इस तरीके से। और जो पैरेललोपाइड है उसको नाम देते हैं, इसको ओरिजिन मान लिया, ओ मान लेते हैं, ये वाले पॉइंट को ए मान लेंगे, और ये वाले पॉइंट को बी मान लेते हैं, और ये पीछे वाला जो पॉइंट है उसे सी नाम दे देते हैं। अगर ये ओ से लेके बी है तो इसको वेक्टर बी बोलना पड़ेगा, अगर ये ओ से लेके सी है तो इसे वेक्टर सी बोलना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर, और ये ओ से लेके ए है तो इसे मुझे बोलना पड़ेगा वेक्टर ए। ठीक है, एक काम करते हैं, इनको ना बीच में लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ये वेक्टर बी यहाँ लिख लेता हूँ, इसको छोटा सी यहाँ लिख लेता हूँ, और ये जो ए है इसको ऐसा लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आप छोटा मोटा एंगल भी कंसिडर कर लेना। एंगल क्या कंसिडर करूंगा मैं, तो मैं एंगल लेने के लिए एक काम करता हूँ, ये जो नीचे रेक्टेंगल बना, ध्यान से समझना भाई, ठीक है, ये जो नीचे रेक्टेंगल बना, ये वाले एंगल को एक नाम देना, जैसे सपोज करते इसको थीटा बुलाए, इसको मैं बोल दूंगा थीटा।
ठीक है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, और इसमें मेरे को हाइट की भी जरूरत पड़ेगी, ये अपनी हाइट होगी इस तरीके से। थोड़ी सी टिल्टेड रख दिया, आप डायग्राम बराबर से बनाना, मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए ये जो एक हाइट है वो बनाई। हाइट क्यों बनाई? क्योंकि मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में हाइट आती है क्या? तो हाँ हाइट आती है, उसमें हमें हाइट की जरूरत पड़ती है, इसलिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, हाइट निकालना पड़ा। ठीक है, और ये वाले एंगल को थीटा बोल दिया, और ये वाला जो एंगल है उसे आप कोई भी अल्फाबेट दे दो, इसे फाइ मान लेंगे। ठीक है, इसे फाइ नाम का एंगल बनाएंगे। ये थीटा नाम का एंगल हो गया, ये फाइ नाम का एंगल हो गया, ये साइड वेक्टर ए, ये अपनी हाइट है, ये पॉइंट सी है, ये सी वाले पॉइंट को यहां बनाता हूं, ये पॉइंट सी है और ये वाला वेक्टर सी हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं वो ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मुझे पता है जो भी वॉल्यूम होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो होता है वो अगर आप ज्योमेट्री की मदद से निकालोगे, ज्योमेट्री की मदद से निकालोगे तो कैसा आएगा। तो पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट। अगर आप पैरेललोपाइड या इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें कौन मिलता है, पैरेललोपाइड बनता है। अब ये पैरेललोपाइड में जो बेस है, बेस कौन है, ये नीचे वाला रेक्टेंगल, नीचे वाला जो रेक्टेंगल है वो बेस है, और ये जो हाइट है इसे हाइट मानेंगे। ठीक है, ये अपनी हाइट होगी। तो ये पूरे के पूरे रेक्टेंगल को जो है, अगर ये हाइट से, रेक्टेंगल नहीं पैरेललोपाइड जो बना, जो पैरेललोग्राम बना, वो पैरेललोग्राम और ये हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो बेस का अगर आप देखोगे तो बेस एरिया इंटू हाइट आ जाएगा। अब इसमें बेस एरिया सोचते हैं, मतलब ये जो पैरेललोपाइड बना है, जो नीचे फ्लोर बना है, उसका एरिया निकालना है। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो आप देख सकते हो पैरेललोग्राम का अगर आप एरिया निकालना है तो आपको ये इसी चैप्टर में है, अगर आप एरिया वगैरह निकालते हो, ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए था कि डिटर्म ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे। किसका क्रॉस लेते थे, जैसे दो है ना, तो हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी, या अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हो तो, है ना, या फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है, अगर आपने ये नहीं देखा तो वेक्टर वाला चैप्टर जरूर देखिए, मैंने उसका वन शॉट भी बना के रखा है। ठीक है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी आप कर सकते हो। और अगर आपको पैरेललोग्राम चाहिए तो वो पैरेललोग्राम में बस हाफ नहीं आता, डायरेक्ट आता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे आता है। ठीक है, तो अगर मुझे बेस का एरिया चाहिए, पैरेललोग्राम का अगर एरिया चाहिए तो वो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन ए और बी क्या होने चाहिए, ए और बी तो साइड होने चाहिए। क्या इसके साइड ए और बी है क्या, ए तो ये था ना, ये थोड़ा ना पैरेललोग्राम है, ये है, ये सी है और ये बी है, ये बी सी, सी बी, तो बी और सी की बात चल रही है, तो मैं ए और बी का को लूंगा, मैं लूंगा सी और बी, या बी और सी भी ले सकते हो, बी इधर ले लेते, सी इधर ले लेते, इसका मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर अब हम क्या लेंगे, हाइट देखना है, इसकी हाइट सोचने की, इसकी हाइट क्या आएगी। अब हाइट अगर सोचनी है तो ये देखो, ये वाला एंगल कौन है, फाइ, ये वाला एंगल कौन है, फाइ। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे तो ये फाइ लिखा है, इसमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, तो ये हाइट है मतलब एडजेसेंट, फाइ की नजर से ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनियस है क्योंकि एंगल 90 बना, ये हाइपोटेनियस है, ये एडजेसेंट है। हाइपोटेनियस एडजेसेंट किस में आता है, कॉस में आता है, तो हाइट क्या आ जाएगी, ए कॉस फाइ, क्योंकि देखो ना ये हाइट है और ये हाइपोटेनियस है, ये तो पता ही नहीं, ये तो लिया भी नहीं है मैंने ये वाले ट्रायंगल में, तो ये बेस तो लिया नहीं, ये हाइट है और ये कौन है, हाइपोटेनियस है। तो जो भी इसमें लगाओगे तो एडजेसेंट, फाइ के लिए एडजेसेंट है और ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस और एडजेसेंट किस में आते हैं, कॉस में आते हैं, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा ए कॉस में। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और इसका अगर रीजन जाना है तो रीजन बता देता हूँ। कॉस फाइ का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस फाइ जैसे का वैसे, एडजेसेंट में देखोगे तो हाइट है और हाइपोटेनियस में देखोगे तो ए है, तो ए को शिफ्ट करोगे तो यही आता है, तो हाइट की जगह पे ये डायरेक्टली रखा। नेक्स्ट, तो मैं सॉल्व वॉल्व करने के बाद मैं यहां तक पहुंच गया। ठीक है, अब आपको पता है ये लिखा है बी क्रॉस सी इंटू ए क्रॉस अल्फा लिखा है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक फॉर्मूला होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है कि अगर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, डॉट का भी था पता है, ए डॉट बी का भी था ऐसे कुछ, अगर डॉट निकालना है तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। ये कहा बताया सर, तो आप मेरे माइंड मैप में भी देख सकते हो, माइंड मैप में भी मैंने पूरा डिस्टिंग्विश करके दिया है कि डॉट प्रोडक्ट में कौन कौन से फॉर्मूले, क्रॉस प्रोडक्ट में कौन कौन से फॉर्मूले, या वन शॉट में भी देख सकते हो, तो वहां पे भी बताया
तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप निकालना चाहते हो तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आता है। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, अब बी और सी है तो इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, मॉड बी मॉड सी कौन सा, साइन थीटा, और इनटू ये जो लिखा है वो जैसे का वैसे, ये कौन है, ए कॉस फाई। ए बेसिकली लेंथ है, तो लेंथ को आप वेक्टर के फॉर्म में भी लिखा तो भी चलेगा, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो पूरे सिनेरियो से मुझे ये पता लगा कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो मेरा आंसर आया, मेरे पास वॉल्यूम जो आया वो आया मॉड ए मॉड बी मॉड सी, मॉड ए मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई, या कॉस फाई साइन थीटा लिखा तो भी चलेगा। शफलिंग इधर उधर रहा तो कंफ्यूज नहीं होना, वो चलता है, ठीक है। तो मेरे पास इस तरीके का सिनेरियो है। अब आगे देखते हैं, वॉल्यूम आने के बाद इसको मिटा रहा हूं, अभी भी प्रॉपर पूरा आया नहीं है। अब देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब मेरे को आंसर क्या लाना है, नाउ मुझे जो आंसर लाना है उसको देखो। मुझे आंसर क्या लाना था कि ये ए बी सी आना चाहिए। अगर आप इसको कंसीडर करते हो ए बी सी, ये असल में होता क्या है, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब यहाँ डॉट होता है, यहाँ क्रॉस होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ऐसा होता है। ये तो डॉट प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, डॉट वाला क्या फॉर्मूला होता है, अभी मिटा भी दिया मैंने, ठीक है। डॉट में क्या बताया था कि अगर आप ए डॉट बी निकालना चाहते हो तो वो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी दोनों का डॉट ले लो और कॉस इंटू जो एंगल है वो ले लो। ए और बी के बीच का जो एंगल है, अगर थीटा एंगल है तो थीटा ले लेना, फाई है तो फाई ले लेंगे। तो अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। वैसे अब इसके दो अज्यूम करो, ये पहली चीज है दूसरी चीज, दोनों का डॉट है, तो डॉट है तो क्या करेंगे, तो मॉड ए, ठीक है, मॉड ए लिखेंगे, फिर इसका मॉड मॉड बी क्रॉस सी, इसका मॉड लिया इसका मॉड लिया इनटू क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब एंगल। अब आपको एंगल देखना पड़ेगा ए का और बी क्रॉस सी का। ए और बी क्रॉस सी में कौन सा एंगल है, ए कौन है, ये रहा ए, और बी क्रॉस सी कौन सा है, तो ये। तो अगर आप देखोगे ये अगर बी है, ये अगर सी है, ये बी है ये सी है, ये बी है ये सी है, तो बी और सी का जब आप क्रॉस करते हो, बी और सी का जब आप क्रॉस करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब होता है परपेंडिकुलर वाला वेक्टर। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर वाला वेक्टर, मतलब ये है, ये ए था, ये बी क्रॉस सी है, बी नहीं है सी नहीं है, बी क्रॉस सी है, ये कौन है, ये सिर्फ ए है। ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल ये वाला बताना है, वो हमें वहां रखना पड़ेगा। ये कौन रहेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये जेड बन गया, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब ये अगर फाई है तो ये भी कितना रहेगा, फाई ही रहेगा, तो इनके बीच का एंगल रहेगा फाई। बस अब आगे ध्यान से देखना, यहां पे ये इसको मिटा देता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है मॉड ए जैसे का वैसे। क्रॉस का अभी अभी फॉर्मूला बताया, क्रॉस का क्या फॉर्मूला होता है, क्रॉस का फॉर्मूला होता है मॉड बी मॉड सी साइन थीटा। क्रॉस का भी लिख के दिया था ना, क्रॉस का क्या होता है, मॉड बी मॉड सी साइन थीटा, और ये कौन लिखा है, ये लिखा है कॉस फाई। तो आप देखो ये वाला आंसर ये वाला आंसर बिल्कुल सेम आया, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वॉल्यूम, और ये कैसे रहेंगे सेम, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। इस तरीके से आपको प्रूफ करना है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस इसमें दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज हुए। मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दे देता हूँ कि कौन से फॉर्मूले हमने सबसे ज्यादा यूज किए। कि अगर किसी भी दो लोगों का डॉट प्रोडक्ट है तो उसे लिखा जाता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इनके दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। थीटा है तो थीटा, अल्फा है तो अल्फा। और अगर ए क्रॉस बी लिखा रहे तो आप इसके लिख सकते हो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। बस ये इस्तेमाल किया, ठीक है। एक और बार अगर नहीं समझा तो वापस से वीडियो रिवाइज करके पूरा देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो करना ही है अपन को, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट बचा है टेट्राहेड्रॉन वाला, वो देख लेते हैं। आखिरी थ्योरम देखते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो मतलब आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो, है ना। आधे लोग तो पहले ही भाग गए होंगे भाई, और उनका कुछ हो भी नहीं सकता, है ना। इधर वाला देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद सारे मैथ्स 1 के थ्योरम हो जाएंगे। इसमें बोला है कि शो दैट कि इस बार वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, बोला टेट्राहेड्रॉन इसे बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा एक पिरामिड जैसा दिखेगा, 3D शेप में होता है, और इसका 1/6 ऑफ एबीसी लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, किसी भी एक पॉइंट को पहले आप ओरिजिन बोल देना, इसको ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, इसे सी बोल दिया। अगर इसे ए बोला तो यहां से यहां तक हो जाएगा वेक्टर ए, इसको बी बोल दिया तो यहां से यहां तक हो जाएगा वेक्टर बी, और यहां से यहां तक हो जाएगा वेक्टर सी, ठीक है। फिर आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए मुझे पता है अगर टेट्राहेड्रॉन का एरिया निकालना है
पैरेललोपाइड में क्या किया था, बेस एरिया इंटू हाइट किया था, बेस एरिया इंटू हाइट किया था। लेकिन अगर मुझे टेट्राहेड्रॉन निकालना है तो टेट्राहेड्रॉन में जो बेस एरिया है वो कौन है, वो खुद ही ट्रायंगल है ना। तो टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम निकलेगा उसको अपन ऐसा लिखेंगे, ठीक है, कि जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन का जो भी वॉल्यूम आएगा वो क्या होता है, वो 1/3 होता है। ये याद रखना, टेट्राहेड्रॉन क्या क्या होता है, 1/3 ऑफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ बेस, बेस है ना, बेस ट्रायंगल शेप में नहीं इस बार, इसलिए ट्रायंगल लिया, इंटू में, इसमें भी हाइट ही आएगी, इंटू में क्या करेंगे, हाइट करेंगे, फिर इज इक्वल्स टू ये 1/3 जैसे का वैसे। अब हम सोचते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में लगाना, वो छोटे बच्चों का है। वेक्टर में आपको प्रॉपरली बताया गया जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। मैं काम कर देता हूं आपको समझ में, इसीलिए कौन कौन सी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए वो साइड में लिख के भी दे रहा हूं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए वो लिख के भी दे रहा हूं। तो बेसिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो रहेगा वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं बोलना, आप क्या बोलना, हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट, किसका क्रॉस, तो साइड्स का, साइड कौन से, तो कोई भी दो साइड आप ले लो। जैसे इसमें अगर देखोगे तो ये ट्रायंगल में ये तो पता नहीं है, ये ए है ये बी है, तो इसका और इसका क्रॉस ले लेना, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और कौन सी चीज पता होनी चाहिए, वो ये कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर आप डॉट लेते हो, ए डॉट बी लेते हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, जिस दोनों का आप डॉट ले रहे हो उन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इस तरीके से। अब इसका यूज करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब बचा कौन, हाइट। अब इसमें हाइट कौन है, तो हाइट हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, तो एक काम कर लेते हैं, हाइट बना लेते हैं। तो यहां से मैं हाइट बना लेता हूं इस तरीके से, ये बेस के ऊपर ये हाइट मैंने बना ली, ठीक है। हाइट कितनी है पता नहीं, हाइट मुझे निकालनी पड़ेगी, हाइट मुझे निकालनी पड़ेगी। अब हाइट कैसे निकालू, तो देखो ये साइड है, ये हाइट है, इधर वाले को एंगल बोल देना, कोई भी थीटा ले सकते हो, ठीक है, कोई भी एंगल आप बोल सकते हो, ठीक है। ये थीटा, अगर आप थीटा की नजर से देखोगे, ये देखो ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, थीटा की नजर से देखोगे तो ये 90 के अपोजिट वाला, ये हाइपोटेनियस बन गया, ये एडजेसेंट, हाइपोटेनियस एडजेसेंट, हाइपोटेनियस एडजेसेंट किस में आता है, कॉस में आता है, तो हम कॉस थीटा लगाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लगाने से पहले हाइट की जरूरत है, तो इधर साइड में हाइट निकाल लेना, कि लेट, अभी लिखो मत, अभी लिखना नहीं है, पहले पूरा समझ लो फिर आप लिखना, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से कैसे कैसे लिखना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है, कैसे आपको थिंक करना है पेपर में ना। तो हाइट की जरूरत पड़ रही है तो हाइट पहले निकाल रहा हूं कि लेट जो भी हाइट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो cos थीटा अगर आप लगाते हो, cos थीटा, तो एडजेसेंट में कौन है h और हाइपोटेनस में कौन है c, तो h बाय c आएगा। तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, c cos थीटा, हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, c cos थीटा। हालांकि ये जो c है ये लेंथ है, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ आएगी, क्योंकि ये जो भी ट्रिग्नोमेट्री करते हैं हाइपोटेनियस एडजेसेंट, ये लेंथ ही तो होती है, इसलिए मैग्नीट्यूड में है ये सब, ये आ जाएगा मॉड c। जो भी आपके पास हाइट की वैल्यू आई है, ये हाइट की वैल्यू इसमें रख देंगे। हाइट की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं, हाइट की जगह पे लिख रहा हूं मॉड सी इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। अब आगे अगर आप देखोगे तो ये 1/2 इंटू 1/3, तो ये 1/6 आ गया, है ना, ये 1/2 इंटू 1/3 कितना आ गया, 1/6। और इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना, प्रॉपरली क्या लिखा है, ये लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, धीरे धीरे बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू मॉड सी इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही लिखा है ना। अब आप पैटर्न ऑब्जर्व करना, 1/6 जैसे का वैसे। आप इसको ना ए और बी को दो लोग मत मानो, इसको एक ही क्वांटिटी मानो, एक ही क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है, फिर कॉस थीटा लिखा है। तो आप पैटर्न देखना, दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन इंटू कॉस थीटा, दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन इंटू कॉस थीटा, ये देखो ये वही है, दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन इंटू कॉस थीटा, दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन इंटू कॉस थीटा। ये क्या होता है, ये तो जो दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन है उन्हीं का डॉट होता है। तो जिनका मॉड देखो ना, मॉड मॉड कॉस थीटा, मॉड मॉड कॉस थीटा रहा, मतलब ये दोनों का पक्का ये डॉट है, यानी ये जो भी चीज लिखी है ये क्या है, ये ए क्रॉस बी इंटू डॉट है।
आप प्रीव्यू वेक्टर सी है। आप इसको रिवर्स ऑर्डर में सोचो तब समझेगा। अगर दो लोगों का डॉट है तो हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ऐसे तो लिखते, इसको उल्टा भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, अब बस हो गया ये 1/6 जैसे का वैसे। आपको तो 3 लोग हो और डॉट हो और बाद में क्रॉस हो, या पहले डॉट हो बाद में क्रॉस हो, दोनों केसेस में ये क्या होता है, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। किसका, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का। जरूर है कि पहली बारी में डॉट लगाना चाहिए, आप बाद में भी डॉट लगा सकते हो, पहले क्रॉस भी लगा सकते हो। क्योंकि क्यों ऐसा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ए इंटू बी करो, बी इंटू ए करो, सेम चीज होती है। बस दैट्स ऑल। इस तरीके से आप ये प्रूफ कर सकते हैं, पर ऐसा लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा आपको मेकअप वेकअप भी करना पड़ेगा। तो मैं आपको मेकअप करके भी दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अपन लिखेंगे कि लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर क्वार्टर माइनस एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ऐसे थोड़े से इंग्लिश वाले वर्ड डाल देना इसी में से उठा के, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, और टेट्राहेड्रॉन निकालने के बाद फिर थोड़ा सा आप लिख सकते हो कि लेट, ऐसा लिख लेना थीटा बी एंगल। ये जैसे आप वो ऐसे नहीं लिखते निबंध, गाय के ऊपर निबंध लिखो तो मैं बहुत बार लिखते, बिल्कुल वैसे थोड़ा सा मेकअप कर लेना। असली मसाला तो ये है। ठीक है, तो लेट थीटा बी द एंगल, थीटा क्या एंगल है किसके बीच का, हाइट और वेक्टर सी, एंगल बिटवीन हाइट है एंड वेक्टर सी। अच्छा, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी हमें बनाना है, तो ठीक है इतना भी चलेगा। तो ऐसे हाइट लिखेंगे, फिर लिखेंगे लेट cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ये एडजेसेंट या हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेनियस है। फिर इसमें से हाइट मिल गई, हाइट की वैल्यू यहाँ रखी, वी नो, ऐसे लिख लेना, वी नो कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू हाइट। फिर मैंने एरिया ये 1/3 लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट, ये बेसिक वाली बात है। ठीक है, ये नहीं लिखना पेपर में, ये बस आपको समझाने के लिए लिख दिया। हाइट की वैल्यू यहाँ रख दी। फिर मैंने देखा कि अच्छा ये 1/3 1/2 यानी 1/6 हो गया, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आप देखोगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये नॉर्मल वाला अपना मल्टीप्लीकेशन है, नॉर्मल वाला मल्टीप्लीकेशन। तो किसी भी इसका दो लोगों का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, दो लोगों का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा रहे तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो इनको पहले पास में लिखा, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। कॉस थीटा कहाँ गायब हुआ, गायब नहीं हुआ, वो इसकी जगह पे ये लिखा, बस क्रॉस रहा डॉट रहा तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। हेंस प्रूफ, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो हरिपुत्र हेंस प्रूफ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझा होगा कि किस तरीके से करते हैं। एक दो बार आप इसको बिना देखे लिख के देखने की कोशिश करना। सेंटर पे वगैरह जाओगे तो ये थ्योरम पढ़ते रहना, ठीक है। 1 घंटे पहले थोड़ा सा, मैं ज्यादा पढ़ने को नहीं बोल रहा, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, बस थ्योरम रिवाइज करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक और स्ट्रेटेजी बता दो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक फॉर्मूला है या कोई एक चीज है जो आप बार बार भूलते ही जा रहे हो, आप कोशिश करो कि याद आ जाए लेकिन आप भूल जाते हो उसको, तो मैंने क्या किया था, मैं वो चीज ना लिख लेता था कि कौन सी चीज मैं भूलता हूँ, उसको एक पेज पे लिख लेना। जैसे आप फर्रा बना दो ना चीटिंग जैसा, हाँ चीटिंग करनी नहीं है, बस बता रहा हूँ, बस वो फर्रा बना के रखना और पेपर के 10 मिनट पहले सोचना कि अच्छा ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और फिर जब आप रख दोगे, जैसे सप्लीमेंट आ जाए आपके हाथ में, सप्लीमेंट आने का, आप चीटिंग नहीं करने को बोला, वो अपने बैग में रख दिया है, 10 मिनट तक तो आप वो चीज याद रख सकते हो ना, जो चीज आप बार बार बोलते हो। जैसे आपको ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का याद नहीं आता है, तो आप वो सोचना कि अच्छा मेरे को ये डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता है, ऐसा 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 होता है। जैसे सप्लीमेंट आई, थोड़ा सा सोचने के बाद फिर आप याद करने की कोशिश करना, उसको पहले लिख लेना, सप्लीमेंट के पीछे वगैरह लिख लो या पेंसिल से वगैरह कुछ कर लो, ऐसे कर लेना ताकि आप 10 मिनट तक तो उसको याद रख सको। ठीक है, चीटिंग लेके नहीं बैठना भाई, वो नहीं करना है काम। ठीक है, वो जिनको करना है वो करते बैठेंगे, वो उनका नुकसान है, वो अपने पाप भोगते बैठेंगे, अपना अपन को करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैथ्स 2 के ऊपर अगर मुझे समय मिलता है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, या आप लिख लीजिएगा। और मिलते हैं अगले एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।